चलिए आज देखेंगे इस चैप्टर के तहत कि लोकतंत्र क्या है। देखिए वैसे आप अगर देखा जाए तो आप पूर्ववर्ती कक्षाओं में पढ़कर आए हैं लोकतंत्र क्या है, किस तरह से लोग यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं लोकतंत्र में, तो आप वो सब चीज़ें देखते हुए आए हैं। लेकिन यहाँ पर स्पेसिफिकली क्या किया गया है, लोकतंत्र को डिफाइन किया गया है। भाई लोकतंत्र होता क्या है, क्या वास्तव में जो वर्तमान में जो विश्व की तमाम सरकारें अपने आप को लोकतांत्रिक दिखाने की कोशिश करती हैं, क्या वास्तव में वो लोकतांत्रिक हैं या नहीं है। तो वो चीज़ यहाँ पर इस चैप्टर के तहत गहनता के साथ उसका अध्ययन यहाँ पे बताया गया है, गहनता के साथ वो विश्लेषण बताया गया है, तो वो हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि लोकतंत्र क्या है, सबसे बड़ी हेडिंग यही है। अब देखिए लोकतंत्र क्या है, इसके लिए एक कक्षा की डिबेट का सीन दिखाया गया है। जैसे कि हमने जो क्लास 6-7 जेड्स में पढ़ी थी जो डिबेट है, सेम डिबेट का सीन वही है। यहाँ पर एक मैरी नाम की लड़की है, तो मैरी कहती है मैडम ये तरीका ठीक नहीं लगता है, यानी कि पहले लोकतांत्रिक व्यवस्था के बारे में चर्चा किया और अब हम लोकतंत्र का मतलब जानने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई लोकतंत्र का मतलब क्या होता है। तो भाई इनकी जो मैडम है जिनका नाम है लिंग दो मैडम, तो ये कहती हैं भाई हर चीज का जो शब्द यानी हर शब्द है, हर शब्द का परिभाषा नहीं होती है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका उपयोग करने के बाद हम उनका अर्थ जान पाते हैं। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, कलम, बरसात या प्रेम जैसे शब्दों का उपयोग करने के पहले इनकी परिभाषा स्पष्ट करना जरूरी मानते हैं नहीं, ठीक है। इन शब्दों का उपयोग करके ही हम उनका अर्थ जानते हैं। तो मैरी कहती है फिर भी परिभाषा की जरूरत क्यों होती है, यानी फिर भी यानी कि मान लीजिए बहुत सारे शब्द यूज तो हम कर लेते हैं, लेकिन मैरी नाम की जो बच्ची है वो कह रही है मैडम फिर भी परिभाषा तो चाहिए ही चाहिए, परिभाषा की जरूरत क्यों पड़ती है। तो यहाँ पर जो लिंगदो मैडम है, लिंगदो मैडम बच्चे की जो समझाती हैं, जो परिभाषा की जरूरत कर वो परिभाषित करने से किसी चीज को स्पष्टता आ जाती है। यानी हम जब किसी चीज को परिभाषित कर देते हैं, उसकी डिफाइन कर देते हैं, तो क्या होती है, स्पष्टता आ जाती है। अब यहाँ पे बताया गया है कि मान लीजिए हमें परिभाषा की जरूरत कभी तब पड़ती है जब हम किसी शब्द का उपयोग करने में परेशानी होती है। जैसे यहाँ पे बताया गया बारिश की परिभाषा हमने दे दी, तो बारिश से हमने बता दिया बारिश होती क्या है। अब एक बारिश में यहाँ पर दो स्थितियां आती हैं, एक तो आती है नॉर्मल बूंदाबांदी आ रही है और दूसरी आ रही है बादल फटने की घटना। अगर बारिश की हमें टोटल परिभाषा नहीं पता होगी तो तब, और जब हमें बूंदाबांदी और बादल फटने जैसी स्थिति, तो हम सामान्य वर्षा में इन्हें अंतर नहीं कर पाएंगे। यानी अगर हम बारिश की हमें परिभाषा नहीं मालूम होगी तो हम यहाँ पर बूंदाबांदी वाली स्थिति और बादल फटने वाली घटना में परिवर्तन नहीं, यानी अंतर नहीं कर पाएंगे, ये यहाँ पे बताया गया है। तो इसलिए हमें किसी चीज को परिभाषा यानी कि उसका स्पष्ट अर्थ हमें पता होना चाहिए, तभी हम उस चीज का अंतर कर पाएंगे कि भाई ये लोकतांत्रिक है या नहीं है। उसी तरह लोकतंत्र है, यानी लोकतंत्र के हम सभी पहलुओं को जब हम जान पाएंगे तभी तो हम बता पाएंगे कि हमारा देश लोकतांत्रिक है या नहीं है। अब भाई लोकतंत्र के हमने कुछ चुनिंदा पहलू देख लिए और हमने कह दिया भाई ये यही लोकतंत्र है, तो क्या वो लोकतंत्र हो जाएगा? नहीं। अब यहाँ पर एक परिभाषा एक बताई गई एक बच्चे ने, यहाँ पे एक बच्चा है, यहाँ पर बच्चे का नाम है यहाँ पर रिबियांग। रिबियांग कहता है कि मैडम आपने एक दिन कहा था कि अब्राहम लिंकन का कथन आपने सुनाया था, इसमें कहा था कि लोगों के लिए लोगों की और लोगों के द्वारा चलने वाली शासन व्यवस्था को ही लोकतंत्र कहते हैं, ठीक है। तो ये रिबियांग नाम का बच्चा है, मेघालय से आता है और मेघालय में ये कहता है कि मेघालय में हम स्वयं पर राज करते रहे हैं। तो सभी लोग इस चीज पर बिलीव भी करते हैं कि भाई लोगों के द्वारा लोगों के लिए और लोगों के द्वारा चलने वाली शासन व्यवस्था, ठीक है, तो ये हम इस पर बिलीव भी करते हैं। तो लिंगदे मैडम फिर से कहती हैं कि भाई हम किसी चीज को इस बात के लिए तो एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि किसी प्रसिद्ध इंसान ने कोई बात कही है, यानी मान लीजिए कोई फेमस व्यक्ति कोई बात कह देता है तो इसी आधार पर हम स्वीकार नहीं करनी चाहिए कि बहुत नामी गिरामी व्यक्ति ने वो बात कही है और वो अच्छी ही होगी, यानी जनता के लिए बुरी नहीं होगी। जैसे कि भारत में भी होता है। भारत में क्या करते हैं कि आपने देखा होगा तमाम बार आपके सत्तारूढ़ पार्टियों के नेता बयान दे देते हैं तो आप लोग उस आधार पर उन्हें एक्सेप्ट कर लेते हैं, भाई ये तो बहुत बड़े नेता हैं, इनकी ख्याति तो विश्व विख्यात ख्याति है, अच्छी बात कही होगी इन्होंने, आप उनकी गलत बातों को भी सही मान लेते हैं। तो वही लिंगदो मैडम का कहना है कि भाई कोई अगर नामी गिरामी व्यक्ति अगर कोई बात कह रहा है तो आप हर बार ये जरूरी थोड़ी ना है कि हम उसकी बातों को एडिटेज मान ही लें कि भाई सही होंगी, कुछ तो उसमें प्रामाणिकता होनी चाहिए। तो ये बात यहाँ पर, वही बात यहाँ पर लिंगदो मैडम ने दोहराई है। आगे बढ़ते हैं, एक बच्ची यहाँ पर कहती है योलांदा नाम की बच्ची ये कहती है कि मैडम मैंने इसके बारे में पढ़ा है, शब्द के बारे में, यानी कि जो लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी है, ये एक यूनानी शब्द है और ये डेमोक्रेसिया से बना है और यूनान में डेमोस का अर्थ होता है लोग और क्रेसिया का अर्थ होता है शासन। ये बच्ची ये कहती है, यानी इस प्रकार जो डेमोक्रेसी है ये लोकतंत्र में इसका अर्थ हुआ लोगों का शासन और यही सही अर्थ है। तो फिर लिंगदो मैडम इसका भी कटाक्ष करती हैं, इस बच्ची को भी संतुष्ट करती हैं कि देखिए पहले एक शब्द था कंप्यूटर, यानी आपके सामने एक शब्द आया था कंप्यूटर, तो कंप्यूटर जो पहले होते थे उसका मतलब क्या होता था, ओनली कंप्यूट करना। कंप्यूट का मतलब क्या मतलब था कि गणना करना। पहले जो कंप्यूटर होते थे आज से 50 साल पहले, उनको किस लिए बनाए गए थे, गणना करने के लिए बनाए गए थे। और वर्तमान में कंप्यूटर देखें तो क्या कंप्यूटर वर्तमान में गणना कर रहे हैं? जी नहीं, वर्तमान में कंप्यूटर गणना ही नहीं कर रहे बल्कि सारे कार्य कर रहे हैं। तो अगर हम किसी शब्द के मूल अर्थ से वर्तमान अर्थ को मिलाएं और तो वो अर्थ प्रासंगिक नहीं होगा,
ये मैडम ये समझाने की कोशिश करती हैं योलांदा नाम की बच्ची को कि भाई मान लेते हैं आपने मूल अर्थ उठा लिया, मूल शब्द उठा लिया, तो मूल शब्द से अगर उसका वर्तमान में अर्थ देखें तो हो सकता है डिफर हो जाए। जैसे कंप्यूटर के बारे में उन्होंने बताया, कंप्यूटर का एग्जाम्पल दिया, वो बात सही भी है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर कि भाई कोई भी शब्द जो शब्द का अर्थ जो है, ठीक है, वो आज शायद प्रासंगिक ना हो और आज शायद उसका अर्थ चेंज हो जाए, तो इसलिए हम मूल अर्थ जो है, मूल अर्थ के अकॉर्डिंग जो मूल अर्थ है, मूल अर्थ के अकॉर्डिंग कभी भी उसे यथार्थ नहीं मान सकते, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे मैडम की जो बहस है वो बच्चों के साथ यही होती है, समझाने की कोशिश करती हैं कुछ तथ्यों को, कुछ बातों को, तो बच्चे संतुष्ट भी होते हैं मैडम से, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारा काम क्या है, हमारा काम ये है, चूंकि डिबेट भी है इसमें और डिबेट में से हमें कुछ पॉइंट भी निकाल के लिखने हैं। पहला पॉइंट तो हमें यहाँ पर ये लिखना है कि भाई जो आपका लोकतंत्र है ये शब्द कहाँ से निकल के आया है, डेमोक्रेसी निकल के कहाँ से आया। तो पहला पॉइंट तो आप यही नोट करेंगे कि डेमोक्रेसी जो है हमारा, यानी कि लोकतंत्र, ये यूनानी शब्द डेमोक्रेसिया से बना है और यूनानी में डेमोस का अर्थ होता है लोग और क्रोसिया का अर्थ होता है शासन। तो इस प्रकार ये क्या है, डेमोक्रेसी अर्थात लोकतंत्र का अर्थ है लोगों का शासन। ये आप पहला पॉइंट लिख लीजिए। अब देखिए पहले पॉइंट के अलावा अब आप दूसरी यहाँ पर बात क्या लिखेंगे, दूसरी बात यहाँ पर ये लिखेंगे, एक अब्राहम लिंकन का कथन जो है वो काफी बार पूछा गया है और बहुत फेमस कथन है। तो आप लिखेंगे अब्राहम लिंकन के अनुसार, ठीक है, लोगों के लिए, लोगों की ओर और लोगों के द्वारा चलने वाली शासन व्यवस्था ही लोकतंत्र है, ठीक है। ये अब्राहम लिंकन का कथन आप लिखेंगे सेकंड में। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर बात बताई गई सरल परिभाषा क्या है, यानी लोकतंत्र की सरल परिभाषा क्या है। देखिए लोकतंत्र की सरल परिभाषा आप सभी जानते हैं कि लोकतंत्र शासन का एक ऐसा स्वरूप होता है जिसमें शासकों का चुनाव जो कौन करता है, वो लोग करते हैं। भाई लोकतंत्र स्वरूप ऐसा है जिसमें जो शासक है, इस सत्ता में पहुंचने वाली जो शासक वर्ग है, उसका चुनाव कौन करते हैं, लोग करते हैं। अब देखिए वर्तमान में स्थिति यहाँ पे बताई गई है। अब चूंकि यहाँ पर पक्ष और विपक्ष दोनों लिया गया है, यहाँ पर उन सारे देशों की भी चर्चा की गई है जो अपने आप को लोकतांत्रिक दिखाने की कोशिश तो करते हैं लेकिन वहां पर लोकतांत्रिक है नहीं। यहाँ वही कहा गया है कि समकालीन दुनिया की हर सरकार चाहे लोकतांत्रिक हो या न हो, खुद को लोकतांत्रिक कहलाना चाहती है, ठीक है। तो हमें ये अंतर आना चाहिए, हमें पता होना चाहिए लोकतांत्रिक वास्तव में लोकतांत्रिक सरकारें कौन सी हैं और दिखावटी लोकतंत्र वाली सरकारें कौन सी, इनमें सावधानी पूर्वक फर्क करना हमें आना चाहिए। तो यहाँ पर कुछ सरकारों का जिक्र ऐसा किया गया है जो लोकतांत्रिक नहीं है, जैसे, तो उनके बारे में मैं आपको यहाँ पर कुछ चुनिंदा पॉइंट्स लिख पाऊंगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक म्यांमार की सरकार की बात हो रही है। म्यांमार में क्या था, म्यांमार में जिन लोगों के हाथ में सेना की कमांड थी, यानी जिन लोगों का सेना पर नियंत्रण था, और वही बाद में देश के शासक बन गए। ये म्यांमार के बारे में बात हो रही है और म्यांमार ने कह दिया कि हम लोकतांत्रिक देश हैं। तो क्या म्यांमार लोकतांत्रिक हो गया? नहीं हो गया। पिनोसे, देखिए ये पिनोसे वाला जो है, ये पिनोसे चिली का पुराना नाम है और ये अक्सर पूछा जाता है पिनोसे किस देश का नाम है, चिली का नाम है, ठीक है। ये भी लिख लेंगे ये वाले पॉइंट भी। तो पिनोसे में क्या था, यहाँ पर तानाशाही का चुनाव लोग नहीं करते, या तानाशाह जो सत्ता में अपने आप आ जाते हैं। वैसे ही यहाँ पे सऊदी अरबिया की बात हो रही है। ये सऊदी अरबिया में भी क्या है कि वहां पर राजतंत्र चला आ रहा है, यानी किसी राजशाही परिवार में आप जन्म ले रहे हैं तो उस हिसाब से आप शासक बन जाते हैं वहां के। तो ये देश लोकतांत्रिक देश नहीं कहलाए जाएंगे। यहाँ पर इस अर्थ में ये देश हैं, ये गैर लोकतांत्रिक श्रेणी में आते हैं, यानी ये देश लोकतांत्रिक देश नहीं कहलाएंगे, ये गैर लोकतांत्रिक देश का उदाहरण है। तो आप इन उदाहरणों को लिख लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। लिखवा इसलिए रहा हूं मैं क्योंकि ये पूरा चैप्टर जो है यूपीएससी मेंस एग्जाम के बेस्ड है, यानी मेंस एग्जाम की सारी विशेषताएं जो है आपको इस चैप्टर में देखने को मिल जाएंगी। यानी अगर आप इस चैप्टर ढंग से पढ़ लेंगे तो मेंस एग्जाम के जो क्वेश्चंस हैं उन्हें आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। और आप देखिए ये आपके लोकतंत्र वाले के क्वेश्चन है, पॉलिटी वाले पोर्शन है, वो आप वहां से डाउनलोड भी कर लिया कीजिए यूपीएससी की साइट से, वहां देखा कीजिए क्वेश्चन, और आप वहां पर पाएंगे कि वहां पर इन सब चीजों को वहां पर डिफाइन किया जाता है, बताया जाता है कि भाई लोकतांत्रिक देश कौन कौन से हैं, गैर लोकतांत्रिक कौन कौन से हैं, अंतर बताया जाता है कि भाई लोकतांत्रिक व्यवस्था में क्या आता है, गैर लोकतांत्रिक में क्या आता है, तो वो बताना पड़ता है। इसलिए यहाँ पर ये पॉइंट मैं आपको कुछ नोट डाउन करवाऊंगा। तो यहाँ पर अब आप नोट डाउन करेंगे इसमें सेकंड पॉइंट, यानी सेकंड नहीं कि इसमें लिख लेना कुछ गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाएं, ऐसे लिख लेना कुछ गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाएं। ये आपका चौथा पॉइंट करके लिख लेना कुछ गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाएं। पहली है म्यांमार में जिन लोगों का सेना पर नियंत्रण था वे देश के शासक बन गए। सेकंड सब पॉइंट इसमें लिख लेना पिनोसे, यानी ब्रैकेट में चिली, ठीक है, एक दक्षिण अमेरिकी देश है ये। तो यहां तानाशाहों का चुनाव लोग नहीं करते हैं, ठीक है। अब एक सऊदी अरब के बारे में बात हो रही है, सऊदी अरब भी गैर लोकतांत्रिक देश है। ये सऊदी अरब के शासक, ठीक है, चुने नहीं गए हैं बल्कि राज परिवार में जन्म लेने के कारण उन्हें यही हक पाया है।
ये सऊदी अरब के शासक चुने नहीं गए हैं, बल्कि राज परिवार में जन्म लेने के कारण उन्हें यह हक पाया है। तो इस तरह से आपने गैर लोकतांत्रिक सरकारों का रवैया देख लिया। ये गैर लोकतांत्रिक सरकारें वास्तव में होती कैसी हैं, ठीक है, ये चीजें आपने देख ली। अब देखिए ये कि ये कार्टून है, ये आप देख पा रहे होंगे, डेमोक्रेसी है ये, ठीक है, और यहाँ कुछ सैनिक ऐसे खड़ा करने के प्रयास कर रहे हैं डेमोक्रेसी का। ये वास्तव में इराक का कार्टून है। इराक में क्या हुआ था आपको पता होगा कि इराक के जो राष्ट्रपति थे उन्होंने पूरी सत्ता अपने हाथ में काबिज कर ली थी, कब्जा कर लिया था, ठीक है, लोकतंत्र का हनन हुआ था। तो वहां पर लोगों को लोकतंत्र की स्थापना करवाने के लिए वहां पर क्या उतारना पड़ा, वहां यूएसए को हस्तक्षेप करना पड़ा। तो यूएसए का यहाँ पे दिखाया गया कि किस तरह से यूएसए के जो सैनिक हैं वो इराक में लोकतंत्र की स्थापना कर रहे हैं। यानी इराक में अमेरिकी और अन्य विदेशी शक्तियों की उपस्थिति में चुनाव के समय ये कार्टून बना था, ठीक है, तो वो आपके सामने यहाँ दिखाया गया है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ बताया गया भाई लोकतंत्र की विशेषताएं क्या क्या हैं। लोकतंत्र की विशेषता तो आपने सबसे बड़ी विशेषता ये देख ली कि भाई यहाँ पर जनता जो है शासकों का चुनाव करती है। अब ये तो पता होना चाहिए शासक होता कौन है। सबसे बड़ी बात ये लोकतंत्र में हमें ये तो पता होना चाहिए वास्तव में शासक है कौन। यानी कि भारत के संदर्भ में भी देख लें तो हमें तो पता होना चाहिए शासक है कौन, यानी किसके हाथ में शक्तियां होंगी। यानी हमने अपने यहाँ शक्तियों का बंटवारा किया है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कि हमारे यहाँ कार्यकारी कौन है, ठीक है। सबसे बड़ी बात है शासक कौन है। लोकतंत्र की विशेषता में हमारे माइंड में सबसे पहला प्रश्न ये उठना चाहिए, शासक कौन होगा हमारे यहाँ। दूसरी स्थिति बताई गई है कि किस तरह के चुनाव को लोकतांत्रिक चुनाव कहते हैं। यानी कि आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ चुनाव की दोनों पद्धतियां हैं, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट और अनुपातिक समानुपातिक पद्धति है। यानी कि यहाँ पर आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ कुछ जो है पदों के लिए चुनाव जो होते हैं, कुछ पोस्ट जो हैं, जैसे एमएलए का चुनाव हुआ, एमपी का चुनाव हुआ, उसमें जनता की प्रत्यक्ष भागीदारी होती है। वहीं जो एमएलसी के चुनाव होते हैं या फिर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव होते हैं या फिर राज्यसभा के जो चुनाव होते हैं वो यहाँ पर हमारे यहाँ उसमें जनता की भागीदारी नहीं होती है, जनता की प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी नहीं होती, बल्कि कुछ चुनिंदा लोगों की भागीदारी होती है। तो हमारे यहाँ जो मेन पोर्सन था उसके लिए हमने क्या किया, जनता की भागीदारी कर ली। इसके अलावा हमारे यहाँ ये भी तय किया गया कि कौन लोग चुनाव में पार्टिसिपेट करेंगे। यानी हमने सार्वभौम वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपनाया है। यानी यहाँ पर वही बताया गया है कौन लोग शासकों का चुनाव कर सकते हैं या खुद शासक चुने जा सकते हैं। तो हमने सार्वभौम वयस्क मताधिकार अपनाया है। यानी हर नागरिक को बराबर अधिकार है, 18 साल से ऊपर का कोई भी नागरिक है और मतदाता सूची में पंजीकृत है तो वो वोट डाल सकता है। उस पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं है, चाहे वो किसी जाति का हो, धर्म का हो, मजहब का हो, किसी भी पंथ का हो, गोरा हो या काला हो, अमीर या गरीब, जो भी हो वोट डाल सकता है। उसके वोट की वैल्यू भी समान है। तो ये चीजें यहाँ पर स्पष्ट रूप से डिफाइन करना आवश्यक है लोकतंत्र में। इसके अलावा यहाँ पर बताया गया सरकार के किस स्वरूप को लोकतांत्रिक कहेंगे। मान लीजिए सरकार तो चुनकर पहुंच गई, अब सरकार अपनी मनमर्जी चलाए तो क्या वो लोकतांत्रिक होगी? नहीं। सरकार जो संविधान में प्रदत्त नियम कानून है उनके अनुरूप अपना कानून या अपना शासन चलाती है तब उसे लोकतांत्रिक सरकार कहा जाएगा। तो ये प्रश्न जो है ये वास्तव में उठते हैं सभी के माइंड में और इनका जवाब अब आपको आगे नीचे लिखना है। यानी लोकतंत्र की विशेषताएं अब आप हेडिंग डाल लीजिए और लोकतंत्र की विशेषताओं में आपके सामने क्या क्या विशेषताएं हैं वो मैं आपको लिखवाता जाऊंगा। अब देखिए यहाँ पर लोकतंत्र की विशेषताएं हैं और उसके कुछ अपवाद हैं, वो मैं आपको यहाँ पे बीच बीच में लिखवाऊंगा। पहली विशेषता लोकतंत्र की ये है, ठीक है, कि लोकतंत्र में क्या है कि लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास होनी चाहिए। यानी कि अंतिम निर्णय कौन लेंगे कि लोगों के द्वारा जो चुने हुए कैंडिडेट हैं वो अंतिम निर्णय लेंगे। अब देखिए यहाँ पर आपने ये देख लिया कि लोगों में ये शक्ति जो है किसके पास है, यानी कि ये जनता के पास है। जनता के प्रतिनिधि जो है इनके पास है अंतिम निर्णय लेने की शक्ति की, क्या होना है क्या नहीं होना है देश में। अब देखिए एक हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान का यहाँ पे एग्जाम्पल लिया गया है इसके फेवर में। फेवर से मतलब ये बताया गया कि पाकिस्तान में कैसे करके डेमोक्रेसी थी और डेमोक्रेसी का कैसे करके हनन कर दिया गया, वो यहाँ पर एग्जाम्पल दिखाया गया है। तो देखिए यहाँ पर कुछ जो देशों के एग्जाम्पल दिए गए हैं वो एग्जाम्पल में लिखवाऊंगा, आपको नोट करके लिखवाऊंगा, इसलिए कि आपको बता तो सकेंगे कि वास्तव में ये दो देश जो थे लोकतांत्रिक थे लेकिन बाद में यहाँ पे सत्ता परिवर्तन हो गया, कुछ अनचाहे व्यक्ति सत्ता में आगे बैठ गए और ऐसे करके उन्होंने लोकतांत्रिक पद्धति को ध्वस्त कर दिया। तो यहाँ पर नाम आता है जनरल परवेज मुशर्रफ का, जिनकी वजह से कारगिल वार हुआ। यानी कारगिल वार के नायक के रूप में या फिर कारगिल वार के जो विद्रोही के रूप में जाना जाता है। आप जानते हैं कारगिल वार करवाने में सबसे ज्यादा भूमिका इस परवेज मुशर्रफ नाम के व्यक्ति की रही थी। तो ये क्या थे, पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने अक्टूबर 1999 में क्या हुआ, इन्होंने सैनिक तख्ता पलट कर दिया। यानी पूरा जो कमान थी सेना के हाथ के जरिए को अपने हाथों में ले ली पाकिस्तान की कमान, ठीक है। ये पहला पॉइंट इसमें नोट में डाल देना। दूसरी बात क्या है, यहाँ पर इन्होंने क्या किया, इन्होंने लोकतंत्र को उखाड़ फेंका, वर्तमान सरकार को उखाड़ फेंका और खुद को वहां का कार्यकारी घोषित कर दिया, ठीक है। यानी वहां के कार्यकारी प्रमुख प्रधानमंत्री, और बाद में इन्होंने क्या किया, खुद को राष्ट्रपति भी घोषित किया और सन 2002 में एक जन्म संग्रह करवाकर इन्होंने जो अलोकतांत्रिक विधि से अपना कार्यकाल 5 साल के लिए बढ़ा लिया।
यानी ऐसा करके इन्होंने अपना कार्यकाल जो 5 साल के लिए बढ़ा लिया, एक जन्म संग्रह करवा के। इसके अलावा ये इन्होंने क्या किया, यहाँ पर अगस्त 2002 में इन्होंने यहाँ पर एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के जरिए पाकिस्तान का पूरा संविधान बदल डाला। और संविधान बदलने के बाद इन्होंने ये किया कि जो यहाँ पर जैसे हमारे हिंदुस्तान में स्टेट बने हुए हैं, स्टेट की असेंबली वगैरह विधानसभाएं हैं, वैसे वहाँ पर भी स्टेट्स हैं, वहाँ पर भी उनकी असेंबलियाँ हैं। तो इन्होंने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के जरिए क्या किया, राष्ट्रपति, राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों को भंग कर दिया। और जो मंत्रिपरिषद के जो काम काज थे इसके जरिए इन पर राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की निगरानी रहती थी, जिनके जरिए क्या था कि आर्मी के सदस्य जो थे वो देखभाल करते थे मंत्रिपरिषद की। तो ऐसे करके पूरा जो ढांचा था वो इन्होंने कैसा कर लिया, सैन्य ढांचे में तब्दील कर दिया, यानी लोकतांत्रिक ढांचे को सैन्य ढांचे में परिवर्तित कर दिया। तो अब वास्तव में क्या आप पाकिस्तान को यहाँ पर आप लोकतांत्रिक कहेंगे? नहीं कहेंगे। यानी यहाँ पर तख्ता पलट हो गया। अब यहाँ पर पूरा क्या हो गया, यहाँ पर एक सैन्य प्रमुख के हाथों में पूरी सत्ता आ गई है। तो ये देश वास्तव में लोकतांत्रिक नहीं रहा है। लोकतांत्रिक तब होता है जब जनता के प्रतिनिधि यहाँ पर, यानी जनता के प्रतिनिधि कहाँ कहाँ होते, यहाँ पर आपकी राष्ट्रीय असेंबली है, प्रांतीय असेंबलियां, अगर यहाँ पर जनता के प्रतिनिधि मौजूद होते तो ये लोकतांत्रिक व्यवस्था कहलाती। अब चूंकि इन्होंने सब कुछ भंगी कर दिया है तो ये लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं कहलाएगी। तो यानी ये जो स्थिति ये बरसाई गई है, तो ऐसा तानाशाही और राजशाही वाली अनेक व्यवस्थाओं में ये चीजें होती हैं, वो स्थिति यहाँ पर डिस्क्राइब की गई है। तो हमारे यहाँ सबसे बड़ी लोकतंत्र की विशेषता यही है कि लोकतंत्र में अंतिम डिसीजन किसका होता है, जनता का होता है। यानी हमारे यहाँ लोकतंत्र में क्या है, लोकतंत्र में हमारे अंतिम डिसीजन किसका है, जनता है। जनता निर्णय लेती है, ठीक है। ये जनता लोकतंत्र अंतिम निर्णय नहीं सकती, लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास होनी चाहिए। यानी लोगों के प्रतिनिधि वो डिसाइड करेंगे क्या होना है देश में, क्या नहीं होना है। कोई एक व्यक्ति नहीं करेगा, जैसा कि पाकिस्तान के संदर्भ में हुआ कि पाकिस्तान में यहाँ पर धोखाधड़ी से ये जनरल परवेज मुशर्रफ सत्ता में आ गए, समझे। तो लोकतंत्र की ये पावर है। तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल लिखवाना जरूरी इसलिए है ताकि आप जान सकें कि भाई इन देशों में लोकतंत्र के नाम पर ये यहाँ पर कत्लेआम हुआ है, इसलिए यहाँ पर एग्जाम्पल लिखवाया गया। आपको देखिए मेंशन कर देंगे जब आप आंसर लिखेंगे मेंस का, तो वहाँ पर बहुत प्रभावी आंसर बन जाएगा। अब देखिए सीरिया एक छोटा सा पश्चिम एशियाई देश है, ठीक है। अब यहाँ पर शासक बाथ पार्टी है, इनके कुछ सहयोगी पार्टी है। अब देखिए यहाँ पर स्थिति क्या है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सीरिया के बारे में कार्टून में दिखाया गया है कि जब तक आप बाथ पार्टी की सदस्यता का फॉर्म भरकर उसकी सदस्यता नहीं बनोगी तब तक अंदर नहीं आ सकती। यानी जो बाथ पार्टी है वो ये कह रही है कि हम राष्ट्रवादी हैं, यानी बाथ पार्टी अपने आप को राष्ट्रवादी को दिखा रही है। और इन्होंने कह दिया जो अपोजिशन वाले हैं वो राष्ट्र विरोधी हैं, वो क्या है, वो राष्ट्र विरोधी हैं। यानी अगर आप हमारी पार्टी के कैंडिडेट हैं तो आप राष्ट्रभक्त हैं, और आप दूसरी पार्टी कैंडिडेट हैं वो राष्ट्र विरोधी हैं। तो वो स्थिति यहाँ पे क्रिएट हुई है। यानी अगर आप बाथ पार्टी की सदस्यता ले लेते हैं तो आप राष्ट्रवादी बन जाते हैं, और दूसरी पार्टी में चले जाते हैं तो राष्ट्र विरोधी हो जाते हैं। तो ये सीरिया बार का कारण बना। तो ऐसे करके ये क्या डेमोक्रेसी ये रही, ये डेमोक्रेसी नहीं रही। चूंकि आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ भी कुछ हद तक कुछ पार्टीज ने ये रवैया अपनाया। देखिए इस तरह का जो रवैया होता है कि भाई आप फलानी पार्टी में हो तो दूध के धुले हो, और दूसरी पार्टी में हो तो भ्रष्ट हो, ये रवैया कहीं ना कहीं देश को पतन की ओर ले जाता है। और इसका सबसे बढ़िया उम्दा एग्जाम्पल आपके सामने सीरिया है। सीरिया का क्या हाल हुआ वो वर्तमान में आपसे छुपा हुआ नहीं है। वो केवल यही व्यवस्था की वजह से हुआ कि कुछ चुनिंदा लोगों ने कह दिया कि भाई नहीं, हम पक्के वाले राष्ट्रवादी हैं और आप राष्ट्रवादी नहीं हो, जो हमसे जुड़ा है वो राष्ट्रवादी है, वो राष्ट्र का भला चाहने वाला है। ये जो व्यवस्था है, ऐसी जो लोगों के अंदर जो मानसिकता भर दी जाती है, वास्तव में वो देश पतन के कगार पर पहुंच जाता है। और सीरिया आपके सामने सबसे अच्छा एग्जाम्पल भी है, ये लोकतांत्रिक देश से किस तरह से उसका पतन हो गया। तो हमारे यहाँ में ऐसी व्यवस्था नहीं बन पानी है जिसके जरिए हमारे यहाँ ऐसी कंडीशन क्रिएट हो। यानी हमारे यहाँ क्या है कि हमारे यहाँ पार्टियाँ राष्ट्रवादी और राष्ट्र विरोधी तब होंगी जब वो संविधान के नियमों के अकॉर्डिंग काम नहीं करेंगी। यानी हमारे यहाँ संविधान है, संविधान ने पूरा नियम कायदे कानून डिफाइन कर दिए हैं कैसे आपको शासन चलाना है। अगर आप संविधान में प्रदत्त नियम कायदे कानूनों का शासन नहीं चलाते हैं तो आप राष्ट्र विरोधी कहलाएंगे, और आप संविधान में दिए हुए नियमों कायदे कानूनों का शासन चलाते हैं तो आप राष्ट्र विरोधी नहीं राष्ट्रवादी कहलाएंगे, ठीक है। यानी हमारे यहाँ कंडीशन नहीं है कि आप फलाने एक पार्टी ज्वाइन कर लो तो ये हो जाए। कोशिश की गई थी, आप सभी लोग जानते हैं। देखिए मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगा, कुछ पार्टियों ने एजेंडा चलाया था कि आप फलानी पार्टी में आ जाएंगे तो आप बिल्कुल दूध के धुले, आप पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। फलानी में चले जाएंगे तो आप बहुत ज्यादा देशद्रोही टाइप के हैं, यहाँ पर आप गद्दार टाइप के हैं। ऐसे करके आपने राजनीति चलाई गई थी, लेकिन वो राजनीति हकीकत अर्थ में, सही मायने अर्थ में वो राजनीति बहुत गंदी राजनीति है, और उस राजनीति से किसी देश का भला नहीं होता है। जैसा कि सीरिया का हुआ, पतन हो गया। और वैसे ही अगर भारत में भी वो राजनीति अगर लंबे समय तक रहती तो यकीन मानिए भारत में भी सीरिया जैसी कंडीशन पनपती, विद्रोह होते। तो हमें वो भावना भी पनपने नहीं देनी है। अब देखिए यहां पर आपने पाकिस्तान के बारे में आपने देख लिया, यानी आपने लोकतंत्र की देखिए, ये तो आपका लोकतंत्र का पहला, यहां पर आपकी जो पहली विशेषता है जो आपने यहां पर लिख ली। और पहली विशेषता का अपवाद क्या हुआ, यानी पहली विशेषता के बारे में अपवाद हुआ वो भी आप लोग को मैंने लिखवा दिया, ठीक है, कि पाकिस्तान ने किस तरह से तख्ता पलट कर दिया।
कि प्रमुख निर्वाचितों को हटा दिया और खुद सत्ता में आ गए, तो ऐसी सरकार लोकतांत्रिक नहीं कहलाएगी, जो आपको एग्जाम्पल मैंने दिखा दिया। अब देखिए कार्टून आपके सामने और पेश किया गया है। इस कार्टून में आप देख पा रहे होंगे कि आर्मी की ड्रेस है, आर्मी की ड्रेस में गन के सहारे यहाँ पर बैलेट बॉक्स रखा हुआ है, डेमोक्रेसी रखी हुई है। तो क्या ये डेमोक्रेसी कहलाएगी? नहीं कहलाएगी। यानी कहने का मतलब ये है कि आप बंदूक की साई में आप इलेक्शन करवा लें, यानी लोगों को ला लाकर एक किसी पार्टी विशेष में, मान लीजिए कोई पार्टी ए है और पार्टी ए के हाथ में सैनिकों का शासन है, सैनिक हैं, और सैनिकों के जरिए बंदूकों की क्रिएट लगा के कहते हैं भाई ये आप लोग सब ए को ही मतदान करेंगे, और एंड में पार्टी ये जीत जाती है, तो क्या वो लोकतांत्रिक व्यवस्था कहलाएगी? नहीं कहलाएगी। तो वो कार्टून ये दिखाया गया है, लैटिन अमेरिकी के देश है, वहां पर भी यही हुआ था, पाकिस्तान में भी यही हुआ था कि पाकिस्तान में क्या था कि भाई सेना के दम पर इन लोगों ने जो पूरा जो जनता का समर्थन था वो किसी एक और मोड़ दिया था, तो वो वास्तव में लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं रही थी। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था का पहला पहलू यही है कि जनता के चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं उनका निर्णय यहाँ पर अंतिम होता है, वो यहाँ पर दिखाने की बात कही गई है। तो पहली विशेषता आपने नोट कर ली है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये कहानियां एग्जाम्पल मैं क्यों लिखवा रहा हूँ, लिखवाने का रीजन ये है कि आपको ये मेंशन कर देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। दूसरी बात यह है यहाँ पर लोकतंत्र की विशेषता ये बताई गई है कि लोकतंत्र में केवल चुनाव कराना ही पर्याप्त नहीं होता। सही बात यह है कि चुनाव में राजनीतिक विकल्पों के बीच जो है, ठीक है, यानी कि चुनने की स्थिति हो। यानी कि सबसे बड़ी बात यह है कि लोकतांत्रिक में जो सत्ता है उसमें केवल चुनाव कराना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, वहां पर लोगों के पास विकल्प होना चाहिए कि भाई हम मान लेते हैं भाई पार्टी ए हमें पसंद नहीं है तो पार्टी बी चुन लेते हैं, बी पसंद नहीं है सी चुन लेते हैं। अब मान लीजिए कोई एक ही पार्टी की सरकार होगी तो क्या उस पार्टी से आप अच्छे शासन की कल्पना कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। उसके अपवाद यहाँ ऊपर बताए गए हैं, कुछ देश जो कि लोकतांत्रिक बने फिर रहे हैं लेकिन वास्तव में वो देश लोकतांत्रिक नहीं है। तो यहाँ पर अब आप सेकेंड पॉइंट अब आप लिखेंगे यहाँ पर कि लोकतंत्र के लिए सिर्फ चुनाव कराना ही पर्याप्त नहीं होता, चुनाव में एक से ज्यादा असली राजनीतिक विकल्पों को के बीच चुनने की, ठीक है, स्थिति भी होनी चाहिए। इसी में सब पॉइंट इस प्रकार यहां पे लिख लेना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस प्रकार निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव पर आधारित होना चाहिए, ठीक है, लोकतंत्र, ताकि सत्ता में बैठे लोगों के लिए जीत हार के समान अवसर हों, ठीक है। अब देखिए कुछ देश बताए गए हैं जिन देशों में लोकतंत्र की व्यवस्था नहीं है। यानी हमारे यहाँ तो ये है, हमारे यहाँ तो कोई व्यक्ति आ सकता है, अपनी पार्टी बना सकता है, चुनाव लड़ सकता है, लेकिन कुछ देश ऐसे भी हैं जहां पर ये व्यवस्था बिल्कुल नहीं है। इसमें चाइना का एग्जाम्पल दिया गया है और मैक्सिको का एग्जाम्पल दिया गया है, और दोनों एग्जाम्पलों को मैं नोट के जरिए लिखवाऊंगा। यानी सबसे बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था की खूबी ये होती है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला होना चाहिए, ठीक है, सभी को बराबर वहां पर रेस्पेक्ट देना चाहिए, बराबर यहाँ पर जो है यहाँ पे महत्व देना चाहिए, ताकि वहां पर एक कॉमन एग्जाम यानी वहां पर एक अच्छा खासा प्रतिद्वंद हो पाए, अच्छा खासा मुकाबला हो पाए और अच्छी खासी सरकार वहां पर निकल के आ पाए। अब देखिए चीन का एग्जाम्पल दिया गया है, चीन के बारे में आपको लिखना पड़ेगा थोड़ा सा नोट 1 में। चीन की संसद को यहाँ पर कवांगुओ रेममिन दाइबियाओ दावी यानी राष्ट्रीय जन संसद कहते हैं, और ये प्रति 5 वर्ष बाद नियमित रूप से यहाँ पे चुनाव होते हैं और इसे देश का राष्ट्रपति नियुक्त करने का अधिकार है, ठीक है। अब यहाँ पर जो प्रतिनिधि हैं लगभग 3 यहाँ कैंडिडेट हैं, ठीक है, जो कि पूरे चीन से लगभग आते हैं, कुछ लोग सेना से भी बिलोंग करते हैं। लेकिन यहाँ पे विशेषता क्या है कि चीन में एक ही पार्टी की सरकार है, वो है कम्युनिस्ट, ठीक है। कम्युनिस्ट पार्टी से मंजूरी लेनी पड़ती है, जिस व्यक्ति को चुनाव में खड़ा होना है उसको कम्युनिस्ट पार्टी से मंजूरी लेनी पड़ती है, तभी वो चुनाव में खड़ा हो सकता है। तो चीनी में क्या है, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से मंजूरी लेनी पड़ती है, यानी सरकार सदा किसकी रहती है? कम्युनिस्ट पार्टी की बनती है। यहाँ पर कोई दूसरी पार्टी है ही नहीं, यहाँ पे हमेशा से ही कम्युनिस्ट पार्टी जो है, ठीक है, और छोटी छोटी कुछ पार्टियां वो सब उसी में ही विलय हो गई हैं और कम्युनिस्ट पार्टी ही यहाँ पर सत्ता में रहती है। तो क्या ये डेमोक्रेटिक कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। अगली स्थिति बताई गई है कि भाई अगला नोट, सेकंड नोट है आपका, ये है मैक्सिको के बारे में कि मैक्सिको आज़ाद कब हुआ और मैक्सिको आज़ाद होने के बाद वहाँ पे व्यवस्था कैसे चली, लेकिन वर्तमान में वहाँ की व्यवस्था कैसे चेंज हो गई वो बताया गया है। लेकिन 1930 में आज़ाद होने के बाद मैक्सिको में हर 6 साल पर यहाँ पर राष्ट्रपति चुनने के लिए चुनाव कराए जाते हैं, ठीक है। यानी कि देश में कभी भी कोई तानाशाही वाली नौबत नहीं आई। लेकिन सन 2000 में क्या हुआ, चुनाव में PRI इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी के नाम से पार्टी को जीत मिलती है, ठीक है, और ये जीत इसे मिल जाती है तो ये क्या करती है, इसने जो है तरह तरह के हथकंडे अपनाकर, ठीक है, यानी इसने क्या किया, इसने तरह तरह के हथकंडे अपनाकर सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले सभी लोगों के लिए पार्टी की बैठकों में जाना अनिवार्य कर दिया। इसके अलावा स्कूलों के अध्यापक, ठीक है, छात्रों के जो माँ बाप हैं इनको वोट देने के लिए लोग कहते थे, ठीक है। यानी एक तरह से इन्होंने क्या किया, पूरा जो प्रशासन था, पूरे सरकारी वर्ग था, उसे अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश की। सरकारी वर्ग से कहा कि आप सरकार, यानी अगर आप सरकारी वर्ग में हो, आप सरकारी नौकरी में हो तो आप हमें ही वोट दोगे। तो ऐसे करके क्या ये सरकार जो थी वो लोकतांत्रिक सरकार रही? बिल्कुल नहीं रही, ठीक है।
एंड में यहाँ पर बताया गया कि एंड में ये भी यहाँ पर देखने को स्थिति मिली कि कई जगह पर ये होता था कि जब वोटिंग होती थी तो अंतिम क्षणों में ये मतदान केंद्र को एक जगह से हटाकर दूसरी जगह पर ले जाते थे। तो ऐसे करके सत्ता में ये काबिज हुए। तो क्या ये मैक्सिको की जो सरकार है PRI वाली, ठीक है, इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी वाली सरकार जो है, क्या ये वास्तव में डेमोक्रेटिक सरकार कही जाएगी? नहीं कही जाएगी। डेमोक्रेटिक सरकार वही कही जाएगी जिसमें निष्पक्ष रूप से चुनाव हो, स्वतंत्र रूप से चुनाव हो और एक से ज्यादा पार्टियों को यहां पर सत्ता में आने का मौका मिले और लोगों के सामने विकल्प हो, लोग अपनी इच्छा के अनुसार किसी व्यक्ति का चुनाव कर सकें। सच में वही लोकतंत्र कहा जाएगा। लोकतंत्र निष्पक्ष स्वतंत्र चुनाव पर आधारित होना चाहिए। सत्ता में बैठे लोगों के लिए हार जीत यहाँ पर समान अवसर हो, ठीक है, यानी ऐसा ना हो कि लोग केवल जीत ही जीत में रहें, यानी कोई एक पार्टी आगे काबिज हो जाए और बाद बाकी पार्टियों को खत्म कर दे, तो लोकतंत्र नहीं कहलाएगा, ठीक है। अगली स्थिति यहाँ पे बताई गई है, सेकंड पॉइंट लोकतंत्र की विशेषता आपने देख ली। थर्ड विशेषता ये कही गई है यहाँ पे लोकतंत्र के बारे में कि लोकतंत्र में हर व्यक्ति, हर वयस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए और हर वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, यहाँ पर दो व्यक्ति ले लेता हूँ। एक तो मैं ले लेता हूँ आपके सामने अंबानी जी, यानी हम किसको अंबानी जी बता रहे हैं, मुकेश अंबानी जी का। और दूसरा मैं विकल्प ले लेता हूँ आपके जो शिक्षक महोदय हैं, आपको पढ़ाने वाले जो व्यक्ति हैं मयंक जी, उनका एग्जाम्पल ले लेता हूँ। भाई मुकेश अंबानी जी जो हैं देश के सबसे अमीर व्यक्ति कहे जाते हैं और मयंक एक नॉर्मल भाई शिक्षक व्यक्ति है, लेकिन दोनों के वोट की वैल्यू सेम है। यानी कि अगर मान लीजिए कहीं 900 वोट पड़ रहे हैं और वहां पर एक वोट मुकेश अंबानी का कम हो गया, यानी 899 वोट हुए, ठीक है, और सामने वाली पार्टी बी को 900 वोट मिल गए, तो एक वोट से विजयी मानी जाएगी, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर मुकेश अंबानी के वोट की वैल्यू और मयंक के वोट की वैल्यू सेम है। यानी कि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि भाई मुकेश अंबानी अमीर हैं तो उनके वोट की वैल्यू ज्यादा होगी, मयंक के वोट की वैल्यू कम होगी। यानी हमारे यहाँ कोई भी व्यक्ति सही, चाहे गरीब से गरीब व्यक्ति सही, अमीर से अमीर व्यक्ति सही, वोट के दौरान उसकी वैल्यू समान है, किसी प्रकार का अंतर नहीं है। यानी कि हमारे यहाँ एक एक वोट से हार जीत का अंतर तय हो जाता है। ये बात आप अच्छे से जानते होंगे। भारतीय लोकतंत्र प्रणाली में आपने देखा भी होगा कि एक एक वोट से सरकारें बनने से रह जाती हैं, ठीक है। यानी एक वोट अगर उन्हें मिल जाए तो सरकार बन जाती है, एक वोट ना मिले सरकार गिर जाती है। तो इसलिए हमारे यहाँ क्या है, हर एक वोट का एक समान मूल्य है। लेकिन कुछ देश ऐसे भी यहाँ पे बताए गए हैं जिनमें एक वोट का वैल्यू समान नहीं था। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल बताया गया है, कुछ देश ऐसे हैं, कौन कौन से हैं, ठीक है। कुछ देश ऐसे हैं यहाँ पर जो कि औरतों को या फिर तमाम अन्य नागरिकों को इन्होंने वोटिंग से वंचित कर दिया था, क्योंकि पहले तो हमारे यहाँ व्यवस्था थी। जैसे आपने देखा होगा कि आज़ादी के पहले की स्थिति ये थी कि हमारे यहाँ सभी को वोट डालने का अधिकार नहीं था। कुछ जो पढ़े लिखे लिटरेट पर्सन जो थे, यानी कि जो लिटरेट पर्सन थे या सत्ता में काबिज लोग थे, वही वोट डालकर निर्णय लेते थे। लेकिन बाद में हमारा जब देश आज़ाद हुआ तो देश के संविधान निर्माताओं ने हमारे यहाँ सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार रखा। इसके जरिए क्या था कि कोई भी 18 साल से ऊपर का हमारे यहाँ नागरिक जो है भारत की, यानी कि आपकी जो लिस्ट है, यानी कि वोटर लिस्ट है, उसमें अगर नामित है तो वो व्यक्ति वोट डाल सकता है। उसके साथ लिंग, जाति भेद, मजहब या अमीर गरीब के साथ हिसाब से भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये हमारे यहाँ हमने अपनाया था। जबकि तमाम ऐसे देश हैं, आपने देखा था, आपने पूर्ववर्ती कक्षाओं में पढ़ा भी था, अमेरिका में महिलाओं ने एक लंबे समय तक संघर्ष किया, अमेरिका में, ठीक है, और यूरोप में, ब्रिटेन में आपने देखा सरफेज आंदोलन जो कहा जाता है, उसमें किस तरह से जो है यहाँ पर उस सरफेज आंदोलन के जरिए वोटिंग का अधिकार हासिल किया। तो ये कहा जा सकता है कि इन देशों ने जो लोकतांत्रिक व्यवस्था को तो अपनाया, लेकिन उसमें जो सभी को वोट देने के अधिकार था वो बहुत देर में अपना पाए। तो उनका यहाँ पे परिणाम बताया गया है कि वास्तव में इन देशों को क्या हम लोकतांत्रिक कहेंगे। जैसे यहाँ पर 2015 तक यह बताया गया सऊदी अरब में औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं था, ठीक है, अब आके उन्हें औरतों को वोट देने का अधिकार मिला है। नोट 1 में ही लिख लेना। वैसे ही नोट 2 में एस्टोनिया एक यूरोपियन कंट्री है, ठीक है। एस्टोनिया में क्या है, एस्टोनिया में रूसी अल्पसंख्यक समाज के लोगों को मतदान का अधिकार हासिल करने में मुश्किल होती है। यानी रूस, यहाँ पर एस्टोनिया के बगल में क्या रूस लगा हुआ है, तो रूस के कुछ लोग यहाँ पे आके बस गए हैं। अब एस्टोनिया वाले क्या करते हैं, रसियन को नागरिकता नहीं दी है और ना ही उन्हें वोट देने का अधिकार देते हैं। तो ऐसे क्या यहाँ पर इन्हें समानता मिली हुई है? क्या ये लोकतंत्र है? नहीं है। ऐसी फिजी की स्थिति है। फिजी हमारा एक देश है, फिजी में हिंदी बोली जाती है, आप जानते होंगे फिजी के बारे में, ठीक है। यहाँ पे भारतीय मूल के लोग भी पाए जाते हैं, लेकिन दिक्कत यहाँ पर ये है कि फिजी की चुनाव प्रणाली भी यहाँ पर वहाँ के मूल के वासियों का वोट महत्व तो ज़्यादा होता है, जबकि भारतीय मूल के जो फिजी नागरिक हैं उनका मूल्य कम होता है। तो ये जो प्रणालियाँ हैं वो हमारे भारत में इनमें से एक भी नहीं है। यानी हमारे यहाँ हर व्यक्ति के वोट का मूल्य समान रहता है, जबकि इन देशों में बताई गई स्थिति, इन देशों में स्थिति एक जैसी नहीं है। तो ये डेमोक्रेटिक जो है व्यवस्था का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर इस बताने की कोशिश की गई है। तो नोट 3 में आप ये तीनों पॉइंट आप लिख लेना, आप समझा देंगे कि भाई किन किन देशों में ऐसी व्यवस्था है जिनके जरिए जो वोट वैल्यू समान नहीं है, वो आप इन तीनों के एग्जाम्पल देके समझा देंगे, जबकि हमारे यहाँ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक ये कार्टून है, सद्दाम हुसैन जी का कार्टून है, आप जानते होंगे,
ठीक है, तानाशाह सद्दाम हुसैन, ठीक है, जिन्हें अमेरिका ने सूली पे चढ़वा दिया। तो ये जब सत्ता में काबिज थे तो उन्होंने क्या किया, अपने हिसाब से सरकार चलाई। यानी वो भी क्या दिन से सोच रहे हैं, जब मैं ही एक व्यक्ति और मेरा ही एकमात्र वोट था और यही मुझे पसंद था, यानी कि जैसे चाहे वैसे सरकार बना ली इन्होंने। एंड में क्या हुआ, आखिरकार एक व्यक्ति एक वोट वाला लोग ये कह रहे हैं, यहाँ मुस्लिम महिलाएं भी खड़ी हैं, व्यक्ति भी खड़े हैं। तो ये बताया गया है कि भाई कुछ देश जो है उन्होंने किस तरह से लोगों के साथ भेदभाव किया, वोटिंग के नाम पर उन्होंने अलग अलग कर दिया। तो वास्तव में उन देशों को हम लोकतांत्रिक देशों की श्रेणी में नहीं रख सकते हैं। अब देखिए, लोकतंत्र की आपने 3 विशेषताएं देख ली, ठीक है, 3 विशेषताएं आपने लोकतंत्र की देख ली कि कौन कौन सी देख ली। निष्पक्ष चुनाव वाली देख ली, ऊपर वाली विशेषता देखी कि अंतिम निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होती है, जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास होती है। एक वोट एक मताधिकार वाला ये आपने देख लिया, सिद्धांत देख लिया। अब अगली विशेषता लोकतंत्र की क्या है, वो चौथी विशेषता भी मैं आपको लिखवा रहा हूं। चौथी विशेषता ये है कि भाई कोई भी लोकतांत्रिक सरकार हो, उसे संविधान जो होता है, ठीक है, उसके नागरिकों के अधिकारों के द्वारा खींची गई लक्ष्मण रेखाओं के भीतर ही काम करना होता है। यानी हर देश का संविधान है, हमारे यहाँ के संविधान में जैसा बना हुआ है, हमारे संविधान का स्वरूप कैसा है, डेमोक्रेटिक है। तो डेमोक्रेसी के अकॉर्डिंग हमें क्या है, हमारे यहाँ जो मूल अधिकार वगैरह दिए हुए हैं, यहाँ पर संविधान में प्रदत्त जो हमारे कानून है, उन कानूनों के भीतर रहकर कोई सरकार अगर कार्य करती है तो वो वास्तव में राष्ट्रवादी सरकार मानी जाती है। और वो अगर मान लीजिए सरकार जो है उन कानूनों का उल्लंघन करती है, उन कानूनों को पालन नहीं करती है, तो वो सरकार राष्ट्र हितैषी नहीं होती है, बल्कि वो अलोकतांत्रिक सरकार कहलाएगी। अब यहाँ पर एग्जाम्पल बताया गया है, कुछ सरकारें ऐसी भी हैं जिन्होंने अपने, यानी कुछ देशों का एग्जाम्पल बताया गया है कि जिन्होंने अपना दुरुपयोग किया, अपने सत्ता का दुरुपयोग किया। अब जैसे बताया गया जिम्बाब्वे के बारे में बताया गया है, यहाँ पर नोट करके भी लिख लेंगे जिम्बाब्वे के बारे में। ये कि जितना ये इन सब के बारे में आप जान लेंगे, इन सब देशों के बारे में, उतना ही आप अच्छे से डिफाइन कर पाएंगे। जिम्बाब्वे में क्या था कि जिम्बाब्वे जो है देश है, इसे 1981 में जो यहाँ पर अल्पसंख्यक गोरे जो लोग थे, अंग्रेज थे, उनसे आज़ादी मिली है। और उसके बाद यहाँ पर जानू PF दल का राज हुआ है, ठीक है, यानी इसने ही स्वतंत्रता संघर्ष की यहाँ पे अगुवाई की थी। इसके नेता एक थे रॉबर्ट मुगाबे, और ये इन्होंने क्या किया, आज़ादी के बाद से शासन करते आए। यानी पहले तो लोगों से कह दिया हम लोकतांत्रिक देश बनाने जा रहे हैं, इसके आधार पर इन्होंने देश को आज़ाद करवा लिया, लेकिन बाद में ये तानाशाह बन के बैठ गए, ठीक है। यानी कि ये बाद में क्या हुआ, सत्ता में काबिज हो गए, इन्होंने कहा नहीं अब तो हम तानाशाही शासन चलाएंगे। तो ये क्या करते थे, इनके बारे में रॉबर्ट मुगाबे के बारे में बताया गया है कि रॉबर्ट मुगाबे यानी बताया गया है कि इन्होंने संविधान में बदलाव करके राष्ट्रपति के अधिकारों में वृद्धि की और अपनी जवाबदेही को कम कर दिया। यानी जवाबदेही का मतलब ये है कि अब इनसे कोई प्रश्न पूछ नहीं सकता है, जैसे शासन चलाएंगे वैसे चलाएंगे ये, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने क्या किया कि सरकार के विरोध में जो आंदोलन प्रदर्शन वगैरह जो हुए, उन्हें इन्होंने क्या कर दिया, गैर कानूनी घोषित कर दिया। यानी सरकार के कोई विरोध करेगा तो भाई वो देश विरोधी कहलाएगा, गैर कानूनी कहलाएगा, ठीक है, ये कर दिया। सरकारी जो चैनल वगैरह थे इन सबको अपने नियंत्रण में ले लिया ताकि इनकी कोई बुराई न कर सके। टेलीविजन रेडियो पर सरकारी नियंत्रण था। कुछ इस तरह की स्थितियां क्रिएट हुई और इन पर सिर्फ शासक दल के विचार ही प्रसारित होते थे, यानी केवल इनकी पार्टी के विचार प्रसारित होते थे। तो ये स्थितियां हमारे भारत में नहीं है। वर्तमान में देखा जाए तो ये स्थितियां हमारे भारत में नहीं है। हमारे यहाँ भारत में आपने देखा होगा, हमारे यहाँ भारत में वर्तमान में सरकार है, उनकी जवाबदेही है। विपक्ष उनसे सवाल पूछता है कि भाई आपने ये ऐसा किया तो ऐसा क्यों किया। जैसे अभी मैं एग्जांपल ले सकता हूँ आपके सामने कि हमारे यहाँ 1975 में चाहे बेशक इंदिरा गांधी जी ने जो है वहाँ पर इमरजेंसी लगा के तानाशाही दिखाई, लेकिन तानाशाही ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाई। हमारे संविधान का स्वरूप ही ऐसा था कि इंदिरा गांधी को एक ना एक दिन अपने पद से हटना पड़ा, और जब पद से हटा दी गई इंदिरा गांधी जी, यानी कि कांग्रेस सरकार जब हटा दी गई और इंदिरा गांधी ने जो संविधान परिवर्तन किए थे, उन संविधान के परिवर्तनों को पुनः संविधान में संशोधन करके उन्हें सही किया गया। तो हमारे यहाँ आप देख सकते हैं, यानी हमारे यहाँ का स्वरूप इस प्रकार का है, कोई व्यक्ति लंबे समय तक तानाशाही नहीं कर सकता है। दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ जवाबदेहिता है। जैसे आपके सामने अभी आपने वर्तमान में क्या है, कोरोना पैंडेमिक चल रही है। कोरोना पैंडेमिक के दौरान आपने देखा होगा, चाहे किसी स्टेट में किसी एक पार्टी की सरकार ना हो, मान ली बीजेपी की सरकार है या नहीं है, लेकिन फिर भी कोरोना के दौरान उन्होंने विपक्षी दल जो हैं, यहाँ पे जो सत्तारूढ़ पार्टी के अन्य दल हैं, उनसे विचार विमर्श किया कि भाई इससे कैसे निपटा जाए, क्या स्थिति रहे। जबकि अगर हमारे यहाँ ऑटोक्रेटिक शासन होता तो क्या होता, एक सरकार ऐसा निर्णय ले लेती और बाद बाकी को सबको मानना पड़ता। लेकिन नहीं, हमने सबका निर्णय जो था कि भाई सब लोगों ने डिसाइड किया कि भाई लॉकडाउन आगे बढ़ाना चाहिए तो बढ़ाना चाहिए, हमने मान लिया, लॉकडाउन आगे बढ़ा। तो ये स्थिति यहाँ पे बताई गई है कि एक लोकतांत्रिक और एक गैर लोकतांत्रिक में ये अंतर होता है। तो रॉबर्ट मुगाबे की स्थिति यही है कि रॉबर्ट मुगाबे ने यहाँ पे शासन चलाया। ऐसे करके सन 2017 में जब यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है दंगे फसाद हुए, तो ऐसे करके इन्हें अपनी सीट छोड़नी पड़ी, ठीक है, और ऐसे करके यहाँ लोकतंत्र यहाँ पर बाद में फिर स्थापित हुआ। तो ये कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर दिए गए हैं लोकतंत्र के बारे में कि किस तरह से इन देशों ने लोकतंत्र का दुरुपयोग किया
ठीक है। वास्तव में लोकतंत्र है क्या? वास्तव में लोकतंत्र वह लोकतंत्र है जहां पर लोगों को अपने विचारों को रखने की, अभिव्यक्ति को रखने की आजादी हो, संगठन बनाने की आजादी हो, विरोध करने की स्वतंत्रता हो, ठीक है। तो ये सब स्वतंत्रताएं होनी चाहिए, यानी कुछ बुनियादी अधिकार आपको प्राप्त होने चाहिए, सोचने की, राय बनाने की, सार्वजनिक रूप से विचार व्यक्त करने की, संगठन बनाने की, विरोध करने की, ये सब स्वतंत्रताएं होनी चाहिए। आपके सामने एक इमेज और दिया गया, कार्टून और दिया गया। ये कार्टून आप देख पा रहे हैं, मैं दिखा रहा हूं आपके सामने। ये याहू, गूगल, सिस्को, ये सोशल नेटवर्किंग साइट है। चाइना ने क्या किया कि इनके जरिए लोग जो थे, लोग अपने विचारों का आदान प्रदान करते थे, तो इन पर इन्होंने बैन लगा दिया, प्रतिबंधित कर दिया, ठीक है। तो प्रतिबंधित कर दिया, उसके खिलाफ एक बच्चा खड़ा है इनके सामने। तो आप देख पा रहे हैं कि चीनी सरकार ने गूगल, याहू जैसी लोकप्रिय वेबसाइटों पर बंदिशें लगाकर इंटरनेट पर सूचना के मुक्त प्रभाव को रोक दिया। तो टैंक और निहत्थे छात्र की तस्वीर पाठक को चीन के इतिहास की एक बड़ी घटना को याद दिलवा रही है कि चीन ने ऐसा किया। तो किसी भी लोकतांत्रिक देश की सबसे बड़ी भूमिका ये है कि वो अपने नागरिकों को बुनियादी अधिकार प्रोवाइड करवाए। बुनियादी अधिकारों में क्या है कि सोचने की क्षमता हो, राय देने की क्षमता हो, यानी सार्वजनिक रूप से विचार व्यक्त करने की क्षमता हो, संगठन बनाने की क्षमता हो। हमारे यहाँ आपको पता होगा संविधान का आर्टिकल 19 ये सारी स्वतंत्रताएं हमें प्राप्त करवाता है। आपको ये पता है, अच्छे से जानते हैं आप। जबकि अन्य देश आप देख पा रहे हैं किस तरह से स्वतंत्रताओं को हनन कर देते हैं, वो आपके सामने स्थिति बताई गई है। तो आपके सामने लोकतंत्र की विशेषता में 4 परिभाषाएं दी गई, और 4 परिभाषाओं पर मैं समझता हूं आप बड़े आराम से 3 से 4 हजार लेटर बड़े आराम से लिख पाएंगे। यानी एक निबंध अगर आपको लिखने को दे दिया जाए तो बड़े आराम से आप निबंध लिख पाएंगे, समझा पाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर वही चीज समझाने की गई है, परिभाषाओं का सारांश, ठीक है। यानी आपके सामने परिभाषाएं 4 दी गई, उनका सारांश का मतलब यही है कि जो आपने पॉइंट लिखे हैं वो पॉइंट यहाँ पर दोहराए गए हैं कि लोगों के द्वारा चुने गए शासक ही सारे प्रमुख फैसले लेते हैं, ये आपने देख लिया। चुनाव लोगों के लिए निष्पक्ष अवसर, ये पॉइंट भी आपने लिख लिया, ठीक है। और मौजूदा शासकों को बदलने की शक्ति है, यानी मान लेते हैं कोई सरकार जिससे अभी आप सहमत नहीं है, आप बदल सकते हैं, आपके सामने विकल्प है, ठीक है। अब जैसे अभी क्या हुआ कि कोरोना पैंडेमिक के दौरान आपने देखा होगा तमाम राज्य सरकारों ने अपनी उदासीनता दिखाई, श्रमिकों को निकालने में उन्होंने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। तो क्या आपको लगता है आने वाले चुनाव पर असर पड़ेगा? वो सरकारें चेंज हो जाएंगी, श्रमिकों का, जो मजदूर संगठनों का अगर रवैया चेंज हुआ तो वाकई में सरकारें गिर जाएंगी, ये हकीकत है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर गिर जाएंगी सरकारें, और यहाँ पर है यह विकल्प और अवसर सभी लोगों को समान रूप से उपलब्ध हो, यानी कि वोट देने का अधिकार हमारे यहाँ समान रूप से उपलब्ध है। इसके अलावा हमारे यहाँ कोई भी सरकार जो संविधान के द्वारा बनाए हुए बुनियादी कानूनों और नागरिकों के अधिकारों को दायरे में काम करती है, इससे बाहर नहीं जाती है। तो सबसे बड़ी लोकतंत्र की विशेषता यही है, 4 पॉइंट है जो आपने लिखे हैं। और देखिए बाद बाकी जो पीछे की जो मैंने लिखवाए हैं नोट करके, वो इसलिए लिखवाए हैं ताकि आप बता सकें कि हमारे यहाँ व्यवस्था तो ये है और फलाने देश में ये व्यवस्था है। आप कंपैरिजन करके, यानी अगर आप भारत का कंपैरिजन करके बताया जाएगा, आपसे एक विवेचना अगर करवाई जाएगी, मान लीजिए कि आपको वहां पे बताया गया भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था किस प्रकार से कारगर है, तो आप वहां बता पाएंगे, आप कंपैरिजन कर करके बता पाएंगे भारत में ये स्थिति है जबकि अन्य देशों ने ये रवैया अपनाया इसके प्रति, जबकि भारत में ऐसा नहीं अपनाया। आप एक एक आर्टिकल को डिफाइन करेंगे कि संविधान के फलाने आर्टिकल में ये बात कही गई है, संविधान के फलाने आर्टिकल में ये बात दोहराई गई है, तो हकीकत बात यह है कि आपका आंसर बहुत ही प्रभावी लिखा जाएगा, समझे। देखिए ये सब पॉइंट लिखवाने का प्रयोजन मेरा यही था कि ताकि आप मेंस में जो लिखने में दिक्कत हो रही थी वो मेंस में लिखने में दिक्कत ना हो। अब देखिए यहाँ पर कुछ स्थितियां बताई गई हैं कि लोकतंत्र के कामकाज या उसकी अनुपस्थिति में ये 5 उदाहरण दिए गए हैं। तो इन 5 उदाहरणों का मेल लोकतंत्र की कौन कौन सी विशेषताओं से होता है, यानी यहाँ पे बताया गया है कि लोकतंत्र के हनन के दौरान ये 5 उदाहरण दिए गए हैं और इनका मेल कौन कौन सी विशेषताओं से हो रहा है। जैसे यहाँ पे बताया गया है, पहला उदाहरण है कि भूटान देश ने घोषणा की है कि आगे से वे चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा इनकी द्वारा दी गई सलाह पर काम करेंगे। इसका मतलब क्या है कि चुने हुए नेताओं द्वारा वो प्रमुख फैसले करना, ठीक है, यानी आपकी पहली विशेषता ये है। जैसे भारत से अनेक तमिल मजदूर श्रीलंका में वोट डालने का अधिकार नहीं दिया गया है, श्रीलंका में पहुंच गए हैं, तो ये क्या है, ये आपका एक व्यक्ति और एक मोल वाला वोट है, इसका अपोजिट में जा रहा है। ये नेपाल देश ने यह किया कि राजनीतिक जमावड़ों, प्रदर्शनों और रैलियों पर रोक लगा दी। तो इन्होंने क्या किया, अधिकारों का सम्मान किया ताकि कोई अपने अधिकारों का दुरुपयोग ना करे, ठीक है। वहीं भारत के सर्वोच्च न्यायालय क्या बताया गया कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय बिहार विधानसभा भंग करने का असंवैधानिक ठहराया। असंवैधानिक ठहराया इसलिए से ठहरा दिया क्योंकि हमारे यहाँ कानून का शासन है, कानून ये तय करता है कि कोई चीज़ सही है या नहीं है, ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे असंवैधानिक ठहराया है। बांग्लादेश की राजनीतिक पार्टियां इस बात पर सहमति हुई कि चुनाव के समय किसी पार्टी की सरकार न रहे। तो ये क्या है, ये इस बात का नमूना है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला हो। तो ये स्थिति बताई गई है, एग्जाम्पल देके स्थिति बताई गई है। सही अर्थों में कहा जाए तो ये मैंने तो मैच कर दिया है, वैसे मैच ही आपके लिए करने को था, आप मैच करते से। आपने जो ऊपर अभी मैं 4 हेडिंग परिभाषाएं लिखाई उसको देखते हुए उसको पढ़ के आपको मैच करना था, लेकिन मैच मैंने यहाँ पर ये कर दिया है। तो आप समझ गए होंगे कि वास्तव में लोकतंत्र की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, किस तरह से लोकतंत्र होना चाहिए, ठीक है। यानी लोकतंत्र क्यों जरूरी है, यानी कि लोकतंत्र, आपने लोकतंत्र की परिभाषाएं क्या, लोकतंत्र की विशेषताएं क्या, ये आपने समझ गए होंगे।
देखिए मेंस में अक्सर करके प्रश्न पूछे जाते हैं और वहां पर आप इन प्रश्नों का जितना अच्छे से जवाब दे पाएंगे, जितना अच्छे से आप वहां पर विश्लेषण कर पाएंगे, उतना ही आपका प्रभावी नंबर मिलेंगे। और यकीन मानिए जब प्रभावी नंबर तभी मिलेंगे जब आपने एनसीईआरटी बुक्स पढ़ी होंगी, और आपने अगर एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है तो आप वहां पर ये अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। अब चलिए अगली हेडिंग है लोकतंत्र ही क्यों। वास्तव में लोकतंत्र में ऐसी क्या खास बात है कि हम लोकतंत्र को ही अपनाते हैं, किसी और व्यवस्था को हमने नहीं अपनाया है? कुछ तो बात होगी लोकतंत्र में। तो यहां पर आप लोकतंत्र ही क्यों, ये हेडिंग अब आप डाल लीजिए। इसमें यहां पर लोकतंत्र ही क्यों, इसमें वास्तव में लोकतंत्र के गुणों पर चर्चा की गई है। पहले तो यहाँ पर एक क्लास डिबेट का एक सीन दिखाया गया है कि भाई क्लास में कुछ बच्चों पे डिबेट करवाई गई है कि भाई वास्तव में लोकतंत्र क्यों चाहिए हमें, क्या इसके, यानी कुछ बच्चों ने इसके पक्ष में बोला है, कुछ विपक्ष में बोला है। तो वो स्थिति यहाँ पे बताई गई है। देखिए यहाँ पर एक लड़की है, जैसे आपने योलांदा के बारे में पहले पढ़ा कि हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं और दुनिया भर के सभी लोग जो हैं, सभी जगह लोग लोकतांत्रिक चाहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जिन देशों में इसे बताया कि जिस देशों में लोकतांत्रिक प्रणाली नहीं थी वहाँ पर भी अब इसे अपनाया गया है, यानी इसने इसके बारे में अच्छी अच्छी बातें कही हैं। तो अगली स्थिति यहाँ पर ये अगली लड़की आती है कि एक तांगगिनी करके एक लड़की है, ठीक है। तो ये कहती है भाई कि भाई लेकिन लिंगदे मैडम ने ये कहा था कि कोई चीज़ अच्छी है इसलिए हमें उसे नहीं मान लेना चाहिए, उसकी कुछ तो हमें विशेषताएं पता होनी चाहिए कि भाई क्यों अच्छी है वो, यानी किसी चीज़ को सिर्फ इसलिए नहीं मान लेना चाहिए कि बाकी सभी उसे मान रहे हों। यानी कि जैसे आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ इसे हम भेड़ चाल बोलते हैं। अक्सर जो लाइन यहाँ पर लिखी है इसका मतलब ये होना चाहिए, इसका मतलब है भेड़ चाल। जैसे आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ बहुत सारे जो वोटर्स होते हैं वो वोट डालने इसलिए चले जाते हैं कि भाई फलानी पार्टी जीत रही है कि हाँ वोट डाला है। उन्हें यही नहीं मालूम है फलानी पार्टी का कैंडिडेट की उसकी क्या वैल्यू है, किस तरह का बिहेव करता है, किस तरह से सत्ता में आ रहा है, कैसा उसका आदर्श है, कैसा उसका नैतिकता दिखाता है। आपको कुछ भी नहीं पता है, आप केवल इसलिए वोट डाला है कि वो फलानी पार्टी जीत रही है। तो ये इसे कहते हैं भेड़ चाल। तो ये स्थिति नहीं होनी चाहिए। तो ये वही लड़की दोहरा रही है कि भाई हम किसी भी चीज़ को इसलिए नहीं मान लेना चाहिए हमें कि बाकी सभी उसे मान रहे हैं, लेकिन हमें कुछ तो देखना चाहिए, कुछ तो विशेषताएं हो कि भाई क्यों मान रहे हैं इसे। तो यहाँ पर जैनी नाम की लड़की कहती है हाँ ये गलत रास्ता ही है, ठीक है। यानी हमें ये भी सोचना चाहिए लोकतंत्र हमारे देश को क्यों दिया गया। रवियांग जो मेघालय का लड़का है ये लगता है, अगला मुद्दा ये रखता है कि भाई यहाँ लोकतंत्र के कारण गरीबी है या फिर लोकतंत्र होने के बावजूद भी गरीबी है। यानी कहने का मतलब ये है भाई लोकतंत्र तो जनता का तंत्र है, भाई जनता का यहाँ पे शासन है, जनता के द्वारा, जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन है। तो फिर भाई यहाँ पर हमारे यहाँ जनता का शासन होने के बावजूद भी हमारे यहाँ गरीबी है, तो इसका मतलब क्या हुआ, लोकतंत्र हमारे यहाँ पर अच्छा है ही नहीं, ठीक है। ये रवियांग का विचार है। अब ऐसे करके आगे बढ़ते बढ़ते एक जैनी फिर कहती है कि लोकतंत्र का मतलब क्या हुआ, अराजकता है, अस्थिरता है, भ्रष्टाचार और दिखावा है, देश की परवाह कोई नहीं करता है, राजनेता आपस में लड़ते हैं। एक स्थिति ये भी है। वास्तव में लोकतंत्र आज अगर वर्तमान में देखा जाए तो लोकतंत्र में अराजकता भी होती है, यानी पार्टियां एक दूसरे पर द्वेष विद्वेष की भावनाएं आरोपित करती हैं, अस्थिरता होती है, यानी आपने देखा होगा दल बदल होता रहता है कि फलानी पार्टी की सरकार बन गई, फलानी की पार्टी की सरकार गिर गई, भ्रष्टाचार भी होता है, दिखावा भी होता है। और यहाँ पर सब अपनी अपनी सूझबूझ में लगी रहती हैं। भाई वो फलानी पार्टी सोच रही है कि भाई हमारी सरकार एमपी में बन जाए, फलानी सोच रही है हमारी राजस्थान में बन जाए, यानी कि कोई सोच रहा है महाराष्ट्र में सरकार बन जाए, कोई सोच रहा है पीएम बन जाए। तो सब इसी जो है गठजोड़ में लगे हुए हैं। तो यहाँ पर देश की कोई नहीं सुनने वाला है। तो यहाँ पर लड़की इसका विचार ये भी है। अब एक लड़का ये कहता है पायमोन नाम का, इससे बेटर तो अंग्रेजी हुकूमत वापस लाई जाए। यानी धीरे धीरे करके सब बच्चों अपने अपने मन के विचारों को रखते हैं सामने। अगला एक बच्चा है रोज नाम का, ये कहता है कि ऐसे नेता की जिसे चुनाव की संसद की परवाह ना हो, ठीक है। तो एक ही नेता के पास सारे अधिकार हों जो कि देश को आगे ले जाए, यानी देश को एक मजबूत नेता चाहिए। यानी इसका मानना ये है कि भाई एक डैम यानी कि एक ऑटोक्रेट, यानी एक तरह से कह सकते हैं डिक्टेटरशिप वाला नेता हो जिसको ना तो चुनाव की टेंशन हो, ना ही संसद की परवाह हो, लेकिन देश की परवाह करे, जैसे हिटलर करता था। तो इसके मायने में इसने सोचा कि हिटलर जैसी व्यवस्था वो अच्छी है। यानी सब बच्चे जो है अपने अपने विचार रख रहे हैं यहाँ पर। जैसे कि आप सभी के माइंड में विचार आते हैं, सेम वही विचार आपके जो है वो इस चैप्टर में रखे गए हैं। और तभी कोई पीछे से बच्चे की जो रोज की बात है वो चिल्ला है भाई इसको तो तानाशाही कहते हैं कि एक नेता हो, संसद को ना माने, चुनाव की परवाह ना करे, बस देश की परवाह करे जैसे हिटलर करता था, तो इसे तानाशाही कहते हैं, ठीक है। तो वही बात है, एक दोई नाम की व्यक्ति ये है, दोई ये कहता है अगर वह व्यक्ति सत्ता का उपयोग सिर्फ अपने परिवार के लिए करने लगे तो क्या होगा। मान लीजिए तानाशाही व्यक्ति है, हिटलर जैसा व्यक्ति है, और वो केवल अपना अपना स्वार्थ देखने लगे तो भी देश के लिए फायदा नहीं होगा। अब यहाँ पर रोज कहती है मैं सिर्फ ईमानदार, संजीदा, मजबूत नेता की बात कर रही हूँ।
तो ऐसे करके बच्चों का ये डिबेट है, एक लंबा डिबेट चलता है। मैडम जो लिंग दो मैडम है वो फिर से आती हैं, कहती हैं मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग आपस में हस्तक्षेप कर रहे हैं, डिबेट को कर रहे हैं, किस तरह का हमें नेता चाहिए, किस तरह का लोकतंत्र होना चाहिए। तो वो स्थितियां आप सभी के सामने हैं। देखिए ऐसा नहीं है, हम सबके माइंड में विचार नहीं आते हैं। अक्सर करके मैंने देखा है, मुझे भी इन जो सवाल हैं इन सवालों का सामना करना पड़ता है। एक टीचर के नाते मैं बताऊं आपको सही सही, तो मुझे भी ये सब सवालों का सामना करना पड़ता है। कुछ बच्चे कहते हैं सर ये हुआ, फिर ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ। वास्तव में ये सब चीज़ें लोकतंत्र में होती भी हैं, यानी कि हम कह सकते हैं। देखिए लोकतंत्र वास्तव में कोई आदर्श लोकतंत्र आज के टाइम में नहीं है, यानी आदर्श लोकतंत्र नहीं है, यानी सब में कुछ ना कुछ कमियां हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर किसी एक व्यवस्था को अगर हम उन्मुख कर दें, जैसे मान लीजिए हम तानाशाही पर उतर आए, तो वो ज़्यादा खतरनाक होगी। लोकतंत्र इतना खतरनाक नहीं है जितनी तानाशाही खतरनाक है। तो ये चीज़ सबसे बड़ी मायने रखती है। यानी लोकतंत्र में कमियां, कितनी भी कमियां सही, लेकिन फिर भी वो राजतंत्र की तुलना में बहुत ज़्यादा बेहतर है। और इसके अलावा आपके पास कोई विकल्प भी नहीं है। हकीकत बात ये है, इसलिए हमने लोकतंत्र की प्रणाली को अपनाया हुआ है। यानी हमारे पास विकल्प क्या है भाई, 5 साल बाद आपके पास कैंडिडेट चेंज हो जाता है। भाई मान लीजिए इस साल कोई कैंडिडेट बेकार लग रहा है, आप 5 साल बाद चेंज कर सकते हैं। दूसरी बात ये है, यहाँ पर मानते हैं कितने भी नेता जो हैं वो चुनाव की बात करते हों, संसद की यहाँ पर बात करते हों, या फिर अपने गठजोड़ में लगे रहते हों, लेकिन फिर भी आने झुकना तो उन्हें जनता जनार्दन के आगे ही पड़ता है। बिल्कुल बात सही है। यानी हमारे यहाँ कितना भी नेता कितना भी कुछ कर लें, यानी 5 साल बाद उन्हें जो जनता की पैरी पकड़ने पड़ते हैं। तो इस तरह की यहाँ पे व्यवस्था हमारे यहाँ है। आपने ये सब चीज़ें देखी भी हैं। तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र में बुराइयां भी हैं, लेकिन उसकी अच्छाइयां ज़्यादा हैं। बुराइयों से ज़्यादा उसकी अच्छाइयां हैं। और वहीं राजतंत्र को अगर देखें तो राजतंत्र अगर मान लीजिए सही व्यक्ति के हाथ में नहीं है, तो पूरी जनता जो है जीवन भर उस चीज़ को भोगेगी। जबकि लोकतंत्र में ऐसा नहीं है। लोकतंत्र में केवल और केवल आपके सामने लो 5 साल आपको भोगना पड़ेगा। 5 साल, और 5 साल में भी हद से ज़्यादा वो यहाँ पर तानाशाही नहीं चला सकता है, क्योंकि उसे भी संविधान में प्रदत्त नियमों को मानना पड़ेगा। यानी यहाँ पे ऐसा नहीं है हद से ज़्यादा तानाशाही चलाए, हद से ज़्यादा नहीं चला सकता है। जैसे आप वर्तमान सरकारें देख सकते हैं, वर्तमान सरकारों ने कुछ गलत किया तो पीछे से सुप्रीम कोर्ट ने डंडा खटखटा दिया कि नहीं ये गलत है, आप इसे हटाइए। तो ये चीज़ें हैं, यानी हमारे यहाँ इस चीज़ को बैलेंस करने वाली व्यवस्था है। ठीक है, यानी विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, तीनों की व्यवस्थाएं हमारे यहाँ सेपरेट हैं, तीनों के अधिकार सेपरेट हैं, तीनों जो हस्तक्षेप की प्रक्रिया है तीनों की अलग अलग है। विधायिका की अलग है, कार्यपालिका की अलग है, और न्यायपालिका की अलग है। और इन सब में न्यायपालिका ऐसा नहीं है कभी कभी न्यायपालिका भी हमारे यहाँ सर्वोपरि हो जाए, ऐसा भी नहीं है। हमने न्यायपालिका को भी बैलेंस में रखा है। तो ये हमारे संविधान की विशेषता है। इसलिए हमारे यहाँ लोकतंत्र जो है इसका महत्व ज़्यादा है। अब आप समझ गए होंगे लोकतंत्र का महत्व हमारे यहाँ क्यों है। अब यहाँ पर लोकतंत्र के पक्ष में और खिलाफ में जो पक्ष दिए हैं वो आप यहाँ पर लिख लेना। तो सबसे पहले तो यहाँ पर लोकतंत्र में चर्चा हुई है, लोकतंत्र ही क्यों, लोकतंत्र के यानी कि इसके विपक्ष में तर्क हैं, लोकतंत्र के खिलाफ तर्क कौन कौन से तर्क हैं वो आप लिख लेना। पहला तर्क ये है कि यहाँ पर अस्थिरता पैदा होती है, लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं, अस्थिरता पैदा होती है। दूसरा तथ्य यहाँ पर ये है, ठीक है, कि यहाँ पर इसका सिर्फ मतलब ये है कि राजनीतिक लड़ाई और सत्ता का खेल, नैतिकता की यहाँ पे कोई जगह नहीं है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर यानी कि सभी की सहमति होना आवश्यक है। नहीं, लोकतांत्रिक व्यवस्था में बहुत सारे लोगों की बहस और चर्चा करनी पड़ती है, फैसले में देरी होती है। इसके अलावा यहाँ पर चुने हुए नेता जो होते हैं, बहुत सारे नेता जो होते हैं अयोग्य कैटेगरी के टाइप के होते हैं, अयोग्य होते हैं, तो उन्हें लोगों के हितों का पता ही नहीं होता है। ऐसे करके शासन व्यवस्था बिगड़ती है। अगली यहाँ पे पांचवी बात बताई गई है कि चुनावी लड़ाई महत्वपूर्ण खर्चीली होती है, भ्रष्टाचार भी होता है। अब इसके अलावा यहाँ पे बताया गया सामान्य लोगों को नहीं पता होता है लोकतंत्र में कि भाई उन्हें किस चीज़ का फैसला करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। यानी ये बुराइयां बताई गई हैं, लोकतंत्र की अच्छाइयां नहीं बताई गई हैं, ये फोकस किया गया बुराइयों पर। और बुराइयां मैंने क्यों लिखवाई हैं, ये अगर आप यूपीएससी मेंस का अगर आप पेपर उठा के देखें तो वहाँ पर लाभ और हानि लोकतंत्र की दोनों चीज़ें आपको लिखनी पड़ती हैं। ठीक है मेरे बंधु, अगर आप पेपर यूपीएससी की साइट से आप डाउनलोड करें तो आप वहाँ पे पाएंगे कि जब लोकतंत्र का अर्थ वहाँ पे पूछा गया तो वहाँ पे लाभ या हानि दोनों पूछी जाती हैं कि भाई लोकतंत्र के लाभ क्या है, लोकतंत्र की विशेषताएं क्या है। तो आपको पक्ष में तर्क देने पड़ेंगे, भाई लोकतंत्र की ये विशेषताएं, लोकतंत्र की हानियाँ क्या है। तो हानियों में आपको ये बताना पड़ेगा कि भाई अस्थिरता बनी रहती है, राजनीतिक लड़ाई होती है, यहाँ पर लोग अपने फायदे के लिए आते हैं। इसके अलावा जो फैसले होते हैं उनमें सबकी सहमति आवश्यक होती है, तो देरी होती है काफ़ी सारे मामलों में। ठीक है, जैसे आपने देखे होंगे बहुत सारे मामले बहुत सालों तक पेंडिंग पड़े रहे। जैसे आपने जम्मू एंड कश्मीर का था, जम्मू एंड कश्मीर में क्या था, काफी सालों तक सहमति नहीं बन पाई क्योंकि कोई पार्टी इतनी ज्यादा सत्ता में मजबूत तरीके से नहीं आ पाई जो कि जम्मू एंड कश्मीर पर इसका मसले को निपटा सके। वर्तमान में जब बीजेपी सरकार पूरी मजबूती के साथ आई तो जम्मू कश्मीर वाला मैटर सॉल्व हो पाया, और सॉल्व होने में भी आप देख पा रहे होंगे लगभग कितना लंबा समय लग गया। यानी पूरा आज़ादी के बाद के समय से पूरा डिस्प्यूट चला आ रहा था और लगभग 70 साल बाद, 72 साल बाद डिस्प्यूट खत्म हो पाया। तो ये कहीं ना कहीं जो मुद्दे होते हैं इसमें फैसलों में देरी भी होती है। ठीक है, अगली स्थिति ये है
कि तमाम नेता ऐसे होते हैं जो अपने लाभ के लिए पहुंच जाते हैं सत्ता में, उन्हें लोगों का हित ही नहीं पता कि लोगों के क्या अधिकार हैं, लोगों को किस तरह से लोगों की बात को में रखना है संसद में, वो जानते ही नहीं है। तो ये भी इससे लोकतंत्र को हानि होती है। अगली स्थिति बताई गई है भाई खर्चीली प्रक्रिया। खर्चीली प्रक्रिया ये हर 5 साल बाद लोग अपने गठजोड़ में लगे होते हैं, किस तरह से प्रचार करना है, क्या क्या हमें लाभ देना है लोगों को, तो ऐसे करके भ्रष्टाचार करती हैं कि भाई शराब के दम पे वोट खरीदना है, नोट के दम पे वोट खरीदना है, तो ये सब चीज़ें भी होती हैं। इसके अलावा लोगों को ये नहीं पता है कि भाई हमें किस चीज़ का फैसला करना है। यानी काफ़ी बार क्या होता है, आपने देखा होगा कि भाई वोट डालने गए, रास्ते में किसी ने कह दिया भाई फलानी पार्टी का व्यक्ति बहुत बढ़िया है, उसके फेवर में 1000 वोट पड़ेगा और वो जीत गया, तो आप लोग क्या करते हैं, उसके फेवर में 1000 वोट न भी पड़े हो तो आप वोट डाला आते हैं, केवल इसलिए वोट डाला आते हैं कि भाई वो जीत रहा है। यानी हम लोग यही तो सोचते हैं कि अपना वोट खराब ना करें, जीतने वाले को वोट दें। यानी मैंने लगभग ज़्यादातर लोगों का सर्वे किया है तो ज़्यादातर लोगों के माइंड में एक ही बात चलती है कि वोट किसे देना है, जीतने वाले को देना है। भाई जीतेगा तो तब जब आप वोट दोगे कि सही कैंडिडेट हो। आप तो बस एक ही चीज़ आपके माइंड में बन गई माइंडसेट कि जीतने वाले को वोट देना है। जीतने वाले को वोट देने से काम नहीं चलेगा लोकतंत्र में, सही आदमी को वोट देना है। सही आदमी को अगर आप जब वोट देंगे और सही आदमी अब चुनकर आएगा तभी वो आपकी हितों की रक्षा कर पाएगा। और केवल जीतने वाले को वोट देंगे तो हो सकता है जीतने वाला दम्भी हो, जीतने वाला चोर मक्कार हो, तो ऐसे में फिर आपका लोकतंत्र बचेगा नहीं, आपको हितों की रक्षा नहीं हो पाएगी और लोग इस चीज़ को सोच नहीं पाते हैं। तो वही बात बताइए, सामान्य लोगों को किसी चीज़ का फैसला नहीं करना चाहिए। सामान्य लोगों को पता ही नहीं होता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, और वो फैसले ही नहीं कर पा रहे हैं कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये इसकी बुराइयां बताई गई हैं, यानी विपक्ष में तर्क बताए गए हैं, तो आप वो लिख लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर वही एग्जाम्पल दिया गया कि निश्चित रूप से लोकतंत्र जादू की छड़ी तो नहीं है जो आपने पॉइंट देखे। यानी कि आपने ये भी देखा दुनिया के बहुत सारे देशों में लोकतंत्र है, फिर भी वहाँ पर गरीबी नहीं मिटाई गई है। यानी कि यहाँ पर इस बात की गारंटी नहीं हो जाती कि उनके सभी फैसले अच्छे ही होंगे। यानी बहुत सारे लोकतंत्र के फैसले ऐसे होते हैं गलत भी होते हैं, जैसे आपने अपने भारत में भी देखते होंगे। यानी कई बार क्या होते हैं, अपने यहाँ बहुत सारे गलत फैसले ले लिए जाते हैं। जैसे आपने देखा था कि भाई 1995 की इमरजेंसी का सबसे उत्कृष्ट नमूना है, एग्जाम्पल है। यानी कि कभी कभी जल्दबाजी में गलत फैसले भी ले लिए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर लोकतंत्र में जल्दी जल्दी नेतृत्व परिवर्तन होता है। नेतृत्व परिवर्तन ये है कि भाई सरकार कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रही है, तब तक क्या होता है कि भाई सरकार चेंज कर दी जाती है, कुछ अच्छा हो ही नहीं पाता है। इससे यहाँ पे कार्यकुशलता पर भी असर पड़ रहा है। आप देख पा रहे हैं, कार्यकुशलता का मतलब ये है कि सरकार ने कोशिश की कि भाई भारत में ये विजन को अचीव करना है, तब तक लोगों ने क्या किया कि अपने स्वार्थ के लिए सरकार चेंज कर दी। तो कहीं ना कहीं अस्थिरता का माहौल भी रहता है, लेकिन फिर भी लोकतंत्र यहाँ पर स्थायी माना गया है। यानी कि फिर भी यहाँ पर वही बात कही गई है कि हम लोकतंत्र को जो रूप देखते हैं सरकार का आदर्श स्वरूप नहीं हो सकता है, लेकिन पक्ष में तर्क वाले कहते हैं कि फिर भी लोकतंत्र ही बेटर है। ये तो विपक्ष वाले तर्क थे कि विपक्ष में यही बताया गया कि लोकतंत्र आदर्श नहीं है। अब पक्ष में तर्क क्या है? पक्ष में तर्क के लिए यहाँ पर इन्होंने कहानी स्टार्ट की है। 1958-61 में अकाल पड़ा था, और ये अकाल चाइना में और भारत में भी पड़ा था। चूंकि भारत में उस समय आपको पता होगा 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हो गया। अब देश आज़ाद होने के बाद हमारे यहाँ क्या था, हमारे यहाँ जो है स्वतंत्रता की यानी आज़ाद होने के बाद क्या था, हमारे यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित हुई। और लोकतांत्रिक व्यवस्था में पहले प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। और पहली पंचवर्षीय योजना भी जो हमारे यहाँ रखी गई थी उसका टारगेट भी यही था। ठीक है, यानी पहली पंचवर्षीय योजना का टारगेट ये था कि हमारे यहाँ खाद्यान्न की आपूर्ति सुनिश्चित करनी है, खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर बनना है। ठीक है, ये बात आप जानते हैं। तो हम लोग उस दिशा में आगे बढ़े। हमें ये मालूम था हमारे भारत की जनता के सामने सबसे बड़ी समस्या क्या है, भोजन की है, 2 वक्त की रोटी की समस्या है। तो हम उस दिशा में आगे बढ़े। हम चूंकि लोकतांत्रिक देश थे तो हमने इस बात को पूरा पुरजोर दिया कि भाई जनता का ज़्यादा से ज़्यादा भला हो। जनता जो हमारे यहाँ गरीबी की हाशिए से बिल्कुल नीचे उतरी हुई है, जो कि 2 वक्त की रोटी भी इसे खा पाना मुश्किल है, उसका कुछ किया जाए। तो इसलिए हमने पहली पंचवर्षीय योजना में खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य रखा, और उस लक्ष्य को हमने बहुत हद तक प्राप्त भी किया। तो उस लक्ष्य को प्राप्त करने की वजह से हम जो 1958-61 का अकाल था, उस अकाल को हम यहाँ पे सर्वाइव कर गए, यानी उस अकाल से हम बच के निकल आए। तो वो स्थिति बताई गई है चाइना में 61-58 में अकाल पड़ा, और ये इतिहास का सबसे भयावह अकाल था। यहाँ पर लगभग 3 करोड़ लोग जो थे वो भूख से मर गए। यहाँ पे बताया गया कि उन दिनों में भारत की स्थिति बहुत ज़्यादा बेटर नहीं थी, आर्थिक स्थिति। यानी भारत भी नया नया आज़ाद हुआ था, आप सभी जानते हैं। यानी लगभग 12-13 साल हुए आज़ाद हुए, और हमारे यहाँ कोई स्थिति ज़्यादा बढ़िया नहीं थी। लेकिन हमने लोकतंत्र, चूंकि हमारे यहाँ पहले अंग्रेजों के टाइम में काफ़ी सारे अकाल पड़ चुके थे, लेकिन भारत में जब एक लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित हो गई उसके बाद हमारे यहाँ चीन की तरह अकाल नहीं पड़ा और भुखमरी की स्थिति नहीं आई। चूंकि हमने लोकतांत्रिक हो चुके थे, हमने वो स्थिति नियंत्रित कर ली। जबकि चाइना वाले क्या थे वहाँ पर, ठीक है, यानी वही बताया गया है कि भाई कि दोनों अर्थशास्त्री ये कह रहे हैं ये ऐसा क्यों हुआ कि दोनों देशों की सरकारी नीतियों के कारण ये हुआ कि भारत में लोकतांत्रिक जो थी व्यवस्था थी उसने ये सब चीज़ों पर काबू कर लिया।
ठीक है, यानी भारत ने खाद्य सुरक्षा के मामले में सारे काम किए, जबकि चीनी सरकार ने ये महसूस नहीं किया। चीनी सरकार ने ये कहा कि हमें तो सत्ता में आना ही आना है, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता जनता की भावनाओं से, क्योंकि वहाँ पे एक तरह की एक पार्टी की सरकार है, ठीक है, और एक पार्टी का वर्चस्व, उसे मालूम था हम अस और वश में सत्ता में हम आ ही जाएंगे, जनता जिए हमारे, हमें कोई मतलब नहीं है। जबकि भारत ने लोगों को महत्व दिया, भारत के जो उस समय प्रधानमंत्री वगैरह थे, भारत की सत्ता में मौजूद सरकारें जो थी, उन्होंने लोगों की भावनाओं का महत्व दिया। उन्होंने कहा बिल्कुल, उन्होंने कहा कि भाई मान लीजिए सरकार अभी जनता हमारी भूख से मर जाएगी, तो भाई ये जनता ओबीसी बात है, अगले चुनाव में हमें पटकनी देती कि जनता में बाहर का रास्ता दिखा देगी। तो उन्होंने लोगों की बातों का ध्यान रखा, लोगों को हितों का ध्यान रखा और लोगों को भुखमरी का शिकार नहीं होने दिया। तो ये चीजें आप देख पा रहे होंगे कि इस तरह से पक्ष जो हमारा जो पक्ष है, यानी लोकतंत्र का जो पक्ष है, लोकतंत्र का ऐतिहासिक पक्ष जो हम मानते हैं, उसमें ये कहानी यहाँ पर दर्शाई गई है। भाई लोकतंत्र किस हद तक लोगों के लिए लाभदायक भी है, कुछ किस हद तक लोकतंत्र जो है यहाँ पर लोगों के लिए अच्छा भी है, वो यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें लोकतंत्र के यहाँ पर आप लिख लेना, अगली हेडिंग आप ये लिख लेना, लोकतंत्र के पक्ष में तर्क। ठीक है, तो इसमें पक्ष में तर्क ये लिख लेना पहला पॉइंट। देखिए इसमें जो पहला पॉइंट है वो इसी में लिखवा दे रहा हूं पहले तो मैं, कि 1958-61 के दौरान, ठीक है, ये अकाल पड़ा और सबसे भयावह अकाल था, और इस समय 3 करोड़ लोग मारे गए। ठीक है, इसी में सब पॉइंट आप लिख लेना यहां पर। ठीक है, कि भारत में चीन के समान अकाल और भुखमरी की स्थिति नहीं आई इस समय। ठीक है, क्यों नहीं आई, उसका रीजन था क्योंकि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था होने से, ठीक है, क्योंकि इसी में लिख लेना, क्योंकि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था होने से भारत सरकार ने खाद्य सुरक्षा के मामले में काम किया, जबकि चीनी सरकार ने, यानी लिख लेना, मामले में इस तरह से काम किया, वैसा करने की जरूरत चीनी सरकार ने महसूस नहीं की। तो ये आप पहले पॉइंट में आप लिख लेना। ये हमारे यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक फायदा भी है, यानी कि हमारी सरकार है, उन्हें ये टेंशन थी कि भाई जनता अगर भूखी मरेगी, जनता का त्रस्त हो जाएगी, तो यकीन मानिए सत्ता परिवर्तन हो जाएगा। जैसे कि अभी आप देख पा रहे होंगे वर्तमान में जो श्रमिकों की जो प्रॉब्लम है, श्रमिकों की जो प्रॉब्लम थी, जो जैसे लॉकडाउन वाली प्रॉब्लम थी, ट्रेनें ना चलाई जाने की प्रॉब्लम थी, ट्रेनें चलाई भी गई, उनमें सुविधाओं का अभाव था। तो कहीं ना कहीं ये सुविधाएं का अभाव है, या जो श्रमिक परेशान हुए, इनका नतीजा आपको आने वाले इलेक्शन में देखने को मिल सकता है। आप खुद देखेंगे, खुद महसूस करेंगे। तो ये चीजें होती हैं कि भाई सरकारों को मजबूर होना पड़ता है। तो ये चीज हम यहाँ पे दिखाई गई है कि चीन में क्या है भाई, एक दल का शासन है, तो चीन वालों ने महसूस नहीं किया, तो वहाँ पे 3 करोड़ लोग मर भी गए। तो यहाँ पर वही बात कही, अगर चीन में भी बहुदलीय चुनावी व्यवस्था होती, विपक्षी दल होता, सरकार की आलोचना करने वाली स्वतंत्र मीडिया होती, तो इतने सारे लोग भूख से नहीं मर सकते थे। जबकि भारत में ये सब चीजें मौजूद थी, तो भारत ने उसकी स्थिति से निपटा। ठीक है, तो यहाँ पर इसी में लिख लेना ये लाइन कि अगर चीन में भी ये सब व्यवस्था होती, तो ये लोग भूख से नहीं मर सकते थे। तो ये आप यहाँ पर सब पॉइंट के रूप में आप लिख लेना। तो ये उदाहरण जो दिया गया है वो लोकतांत्रिक व्यवस्था के पक्ष में सब सर्वश्रेष्ठ एग्जाम्पल दिया गया है कि भाई लोकतंत्र में सभी का होना बड़ा अनिवार्य है, पक्ष भी होना अनिवार्य है, विपक्ष भी होना अनिवार्य है, मीडिया भी होना अनिवार्य है, और सबका रोल यहाँ पर स्वतंत्र रूप का होना अनिवार्य है। और ये अगर ऐसा होता है तो यकीन मानिए वो देश वास्तव में लोकतंत्र के नियमों को पालन कर रहा है, लोकतंत्र के नियमों पर आगे बढ़ रहा है। अब यहाँ पर कहानी के रूप में बताया गया है, ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पे सेकंड पॉइंट यही है कि लोकतांत्रिक शासन पद्धति दूसरों से बेहतर है क्योंकि यह शासन का अधिक जवाबदेही वाला प्रारूप है। यानी कहने का मतलब यह है कि आपको जवाब देना पड़ता है। चाहे वर्तमान में आपने कोरोना पैंडेमिक के दौरान जो श्रमिक चलते चलते मर गए हों या कुछ भी मर गए हों, उन्हें अगले चुनाव में वर्तमान सरकार को जवाब देना पड़ेगा। हकीकत बात यह है, आप देखेंगे इसका रिजल्ट पड़ेगा, इलेक्शन पर जो असर बिल्कुल पड़ेगा। आने वाले इलेक्शन, चाहे राज्य स्तरीय इलेक्शन हो, चाहे बिहार या यूपी के इलेक्शन हो, यानी जो श्रमिक जिन्होंने परेशानी झेली है वो जानते हैं कि हमारी जो राज्य सरकारें थी वो किस तरह से उदासीन हो गई, उन्होंने उनका उदासीन रवैया किस प्रकार का रहा, तो वो सब लोग जानते हैं। तो उनका असर देखने को मिलेगा उन्हें, ठीक है, झेलना पड़ेगा उन्हें। तो सबसे बड़ी बात यह है कि भाई यहाँ पर जवाबदेही होती है। यानी यहाँ पर आपने देखा हो वर्तमान विपक्ष ने तमाम सवाल उठाए वर्तमान सरकार पर, भाई आपने ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया, तो कुछ हद तक सरकार को नरम भी होना पड़ा। अब मान लीजिए हमारे यहाँ विपक्ष होता ही नहीं, तो सरकार क्या ये थोड़ा बहुत भी मदद की है, एक मदद कर पाती? बिल्कुल नहीं करती। चाइना जैसा हाल होता, सरकार छोड़ देती मरने के लिए कि जियो तो जी जाओ या मरो तो मर जाओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन हमारे यहाँ चूंकि विपक्ष भी था तो कहीं ना कहीं सरकार पर दबाव भी बना। ठीक है, अब यहाँ पर बताया गया है कि भाई लोकतंत्र मतभेदों और टकरावों को संभालने का तरीका उपलब्ध कराता है। बिल्कुल सही बात है कि हमारे यहाँ क्या है, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे यहाँ एक ये बात है हमारे यहाँ कि हम कोई मतभेद वगैरह हो तो हम उस पर चर्चा कर सकते हैं। यानी कि हम यहाँ पर चर्चा करके फैसले लेते हैं, बैठकें होती हैं हमारी, उसमें तर्क रखे जाते हैं, वितर्क दिए जाते हैं ताकि हम उस पर एक नतीजा निकल सके।
जैसे अभी आपने देखा होगा वर्तमान कोरोना पैंडेमिक के दौरान कि वर्तमान में मौजूदा सरकार ने क्या किया, विपक्षी दलों से भी बात की, चर्चा की, तमाम राज्यों के दलों से बात की, राज्यों की सरकारों से बात की, भाई किस तरह से हम यहाँ पर काम करें, किस तरह से हम यहाँ पर नीतियां बनाएं। तो उन्होंने अपना अपना योगदान भी दिया। तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र की ये भूमिका है कि लोकतंत्र में सभी अपना पक्ष रख सकते हैं, यानी कि मतभेद और टकराव जो संभालने का तरीका भी उपलब्ध है, क्योंकि हम बात विमर्श करते हैं। जबकि जो तानाशाही वाली सरकारें होती हैं वहाँ पे मतभेदों को सॉल्व आउट करने का कोई तरीका नहीं होता है। तो ये थर्ड पॉइंट आप यहाँ पर लिख लेना। और देखिए भारत जैसा देश है, ये सामाजिक विविधता वाला देश है, ये भी आप जानते हैं कि यहाँ पर विविधता भी बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में विविधता बहुत ज़्यादा है तो हमारे यहाँ मतभेद और टकराव भी बहुत ज़्यादा होते होंगे। तो मतभेद और टकराव से निपटने के लिए हमारे यहाँ सबसे बेटर व्यवस्था क्या है कि भाई हमने सबके विचारों का सम्मान करते हैं, ठीक है, और वहाँ पर एक जो बीच का रास्ता निकलता है उस रास्ते को हम अपना लेते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर कोई भी स्थायी विजेता नहीं होता और कोई स्थायी रूप से पराजित नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसी में अगला पॉइंट लिख लेना, चौथा पॉइंट कि ठीक है कि लोकतंत्र समस्या का जो है शांतिपूर्ण समाधान उपलब्ध कराता है और ऐसे में कोई भी स्थायी विजेता नहीं होता और कोई स्थायी रूप से पराजित नहीं होता, ठीक है। ये आप यहां पर लिख लेना, चौथा पॉइंट। तो ऐसे करके लोकतंत्र के फेवर में कुछ तर्क दिए गए हैं और ये तर्क कहीं ना कहीं लोकतंत्र का पक्ष पूरा बहुमत के साथ रखते हैं, पूरे यानी कि स्पष्टता के साथ रख रहे हैं। एक तर्क और दिया गया है कि लोकतंत्र नागरिकों को सम्मान को बढ़ाता है। अब ये बात बहुत अच्छे से आप जानते होंगे और ये बात अब सुनकर मैं एक एग्जांपल देता हूँ, बड़ा हंसी भी आएगी आपको। देखिए मैंने कुछ ऐसे लोग देखे हैं अपने आसपास, अपने कस्बे में, होम टाउन में, गाँव ग्रामीण परिवेश में, कि खास करके लोकतंत्र जब चुनाव का माहौल आता है तो आप लोग जानते हैं कि नेता तो पैरों पर गिर जाते हैं। कुछ लोग उस बात का बड़ा फायदा उठाते हैं, वो पहले से पैर कर लेते हैं ताकि नेता आए सीधे सीधे पैरों में गिर जाएं। तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र में नागरिकों का सम्मान तो बढ़ता ही है, यानी कुछ सही, चाहे वो 2-4 महीने के लिए सम्मान तो करवा ही लेते हैं, या सम्मान कहो या नेताओं का लालच कहो, लेकिन नाक तो रड़वा ही देते हैं। तो वो हकीकत बात है कि लोकतंत्र में जो है नागरिकों का सम्मान भी बढ़ाता है लोकतंत्र, ठीक है। यानी कि यहाँ पर सबसे गरीब अनपढ़ हो उसके आगे भी नेता को हाथ जोड़ना पड़ता है, क्योंकि एक वोट अगर कम पड़ गया और एक वोट से सरकार यानी एक वोट से बंदा रह गया तो वो हार ही मानी जाएगी, उसकी जीत तो नहीं मानी जाएगी। तो यहाँ पर सभी को बराबर हक है, सबसे बड़ी बात यह है। 5वां पॉइंट यही है, लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है, ठीक है, और ये समानता के सिद्धांत पर है। यहाँ पर सबसे ठीक है गरीब और अनपढ़ को भी वही दर्जा प्राप्त है जो अमीर और पढ़े लिखों को है। ये 5वां पॉइंट आप नोट कर लेना पक्ष में। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगला यहाँ पे पक्ष बताया गया है, पक्ष में आखिरी तर्क ये है, 6वां तर्क ये है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबसे बेहतर ये है कि हमें अपनी गलती ठीक करने का अवसर भी मिलता है। यानी कि गलती ठीक करने का अवसर ये है कि आपको पता है राज्यों में राज्य विधानसभाएं हैं, संसद है आपके पास, ठीक है, यानी आप किसी चीज पर, किसी मुद्दे पर वहां पर विचार विमर्श कर सकते हैं। अगर उसमें कुछ गलतियां हुई हैं तो हम उसमें संशोधन भी कर सकते हैं, जबकि तानाशाही में ये सब पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तानाशाही में क्या होता है, एक तानाशाह ने डिसीजन ले लिया कि ये होना चाहिए तो ये होगा, आपको मानना है। जबकि लोकतंत्र में क्या है, हम विचार विमर्श करते हैं, कुछ चीजें गलत हैं तो उस गलतियों को सुधारते भी हैं, अपनी गलतियों को ठीक भी करते हैं, उन्हें अवसर भी मिलता है। लेकिन यहाँ पर ये सब चीजें नहीं है, ठीक है, यानी किसमें नहीं है, तानाशाही वाली व्यवस्था में ये सब चीजें नहीं है, ठीक है। ये वही सब चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। तो 6 तर्क आपने इसमें, 6 तर्क का मतलब ये 5 तर्क है मेन रूप से। पहला तर्क नहीं है, पहली तो कहानी थी, कहानी का मतलब ये पहली स्थिति बताई गई थी, तो वो मैंने यहाँ पहले पॉइंट के रूप में लिखवा दी है, वैसे तो नोट करके लिखवानी थी। तो 5 तर्क आपके पक्ष में है, जो कि आप प्रबल रूप से इन तर्कों के जरिए बड़े आराम से एग्जाम में आप लिख पाएंगे कि जवाबदेही है लोकतंत्र में। यानी कि इनमें बड़ा शॉर्ट तरीके से आप जैसे याद कैसे करना है वो बता दे रहा हूँ। याद ऐसे करना है जैसे यहाँ पे ये आप मान लेते हैं पहला पॉइंट है, तो यह लिखे ना, लोकतंत्र में जवाबदेही है। जवाबदेही का मतलब ये है कि वर्तमान सत्तारूढ़ पार्टी है, उसे जवाब देना पड़ता है किसी भी काम के लिए। दूसरी स्थिति यहाँ बता देना है भाई कि भाई यहाँ पर स्थिति ये है कि मतभेद टकराव को संभालने के लिए हम, ठीक है, तरीका उपलब्ध है कि भाई कोई मतभेद या टकराव होता है तो उसके लिए हमने एक तरीका बता दिया है कि संवैधानिक पूरा कानून के तौर पर तरीका है कि भाई मतभेद नहीं होगा, टकराव नहीं होगा, ठीक है। दूसरी बात यह है कि भाई मध्यस्थता का रास्ता निकलता है, ना ही यहाँ पर कोई विजेता होता है, ना ही कोई यहाँ पर हारता है। तीसरा पॉइंट आपका ये है। चौथा पॉइंट यहाँ पर ये मान लेते हैं, 5वां पॉइंट जो है, चौथा पॉइंट ही आपका वर्तमान में कि नागरिकों का सम्मान भी होता है, चाहे वो गरीब हो, चाहे या तो मुकेश अंबानी हो या मयंक हो, तो दोनों का यहाँ पे हैसियत बराबर है चुनाव प्रणाली में। ऐसा नहीं है कि मुकेश अंबानी की हैसियत ज़्यादा है वोट डालने में और मेरी कम है, बराबर है यहाँ पर। तो वही यहाँ पर स्थिति बताई गई है। अगली स्थिति बताई गई है कि भाई हमारी गलती अगर लोकतंत्र में हो जाती है तो उसे सुधारने का मौका भी मिलता है। तो ये लोकतंत्र की विशेषताओं के बारे में 5 तथ्य रखे हैं, बिल्कुल सटीक तथ्य बताए गए हैं, ठीक है। अब देखिए अगला एक कार्टून आपके सामने यहाँ पर आया हुआ है। ये कार्टून जो है ये कनाडा का है
और कार्टून में यहाँ पर लिबरल जो है यानी उदारवादी नेता हैं उनके बारे में बताया गया है कि भाई हम मतदाता उनसे बहुत नाराज हैं और अब सहन नहीं करेंगे, ये लिबरल बहुत घमंडी हो गए हैं, इन्होंने सरकार ने हमारा विश्वास ही तोड़ दिया है, हमारा धन हड़प लिया है और यहाँ पर 28 जून को यहाँ बताएं चुनाव होने वाले हैं और हम वही करेंगे जो एक कनेडियन सबसे अच्छे ढंग से करता है, यानी हम उनको फिर से जिता देंगे। यानी ये कार्टून यहाँ पर बनाया गया है लिबरल के बारे में। तो ऐसे करके कार्टून है ये क्या उदारवादी नेताओं का। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि लोकतंत्र में है क्या। लोकतंत्र में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कोई भी लोकतांत्रिक देश अगर पूरी तरह से होता है तो वो कभी युद्ध के लिए उन्मुख नहीं होता है, चाहे वो भारत हो या कोई भी अच्छा खासा लोकतांत्रिक देश हो, क्योंकि सब में क्या है जनता जनार्दन की सहमति देखी जाती है और ये देखा जाता है कि लोगों का अहित ना हो। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात वही लिखी है कि किसी भी लोकतांत्रिक देश ने दूसरे लोकतांत्रिक देश के साथ कभी लड़ाई नहीं लड़ी है, लड़ाई नहीं छिड़ी है। जबकि तानाशाही वाले देशों में आप देखेंगे अक्सर आपस में सेनाएं आमने सामने खड़ी रहती हैं। जैसे नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया का देख लीजिए, नॉर्थ कोरिया में क्या तानाशाही है, साउथ कोरिया में क्या लोकतंत्र है। नॉर्थ कोरिया वाले हर बार कह देते हैं हम तो युद्ध लड़ेंगे, हम ये करेंगे, जबकि साउथ कोरिया वाले कहते हैं कभी नहीं कहते हैं। वही यहाँ पर बताई गई है कि लोकतांत्रिक देश ने कभी किसी से लड़ाई नहीं छिड़ी है। वास्तव में हकीकत बात यही है कि अगर कोई देश सही अर्थ में लोकतांत्रिक है तो उसने कभी आगे से कभी आक्रमण नहीं किया है, ये हकीकत है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर लोकतंत्र का बेहतर अर्थ बताया गया है, यानी एक वाइड लेवल में अर्थ क्या है, ठीक है। यानी हमारे यहाँ जो लोकतंत्र का स्वरूप है वो किस प्रकार का है, यानी कि हमने अभी यहाँ पर जो लोकतंत्र की कुछ न्यूनतम विशेषताएं या गुणों की पहचान करती हैं जिनसे हमें लगा ये लोकतंत्र की जरूरत है। तो वर्तमान में आप देख रहे होंगे हमारे समय में लोकतंत्र का सबसे आम रूप क्या है, प्रतिनिधित्व वाला लोकतंत्र है। प्रतिनिधित्व वाला लोकतंत्र क्या है कि जनता यहाँ पे सीधा सीधा नहीं जा रही है, संसद में नहीं जा रही है, राज्य विधानसभा में नहीं जा रही है, बल्कि अपने प्रतिनिधियों को भेज रही है और वो प्रतिनिधि जनता की तरफ से यहाँ पर क्या कर रहे हैं, डिसीजन ले रहे हैं कि भाई हमें ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए। तो ये लोकतंत्र का ये बेहतर अर्थ है। देखिए चूंकि ये चैप्टर यहाँ पर इस चैप्टर में ये जो हेडिंग यहाँ पे बताई गई है मैं आपको बता दूंगा आपको, इसके बाद चैप्टर 4 में बताया गया है कि चैप्टर 4 में और डीपली दिया हुआ है कि भाई बेहतर अर्थ में क्या क्या देखेंगे। अभी आपने लोकतंत्र की कुछ विशेषताएं देखी हैं, वहाँ पर शायद संवैधानिक रूप से आर्टिकल वगैरह बताए गए हैं, तो वो आप आगामी कक्षाओं में वहाँ पे आगामी कक्षाओं से बोल रहा हूँ मैं, आगामी चैप्टर में आप देख पाएंगे। तो यहाँ पर वही बात बताई गई है, सभी लोगों को बहुमत के फैसले लेने का अधिकार होता है, तो बहुमत भी स्वयं शासन नहीं चलाता, ठीक है। तो बहुमत का शासन क्या होता है, बहुमत का शासन बताया गया है चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से होता है, यानी कि प्रतिनिधि मूलक हमारा लोकतंत्र है। वर्तमान में अगर देखा जाए तो हमारा प्रतिनिधि जो लोकतंत्र है वो वास्तव में प्रतिनिधि मूलक है। तो यहाँ पर आप इसमें पहला पॉइंट यानी लिख लेना, लोकतंत्र का बड़े शब्दों में अर्थ क्या है, बेहतर अर्थ, ठीक है। तो पहला पॉइंट यही है कि हमारे समय में लोकतंत्र का सबसे आम रूप प्रतिनिधित्व वाला लोकतंत्र है, ठीक है। और इसके अलावा इसी में लिख लेना कि बहुमत का शासन भी यहाँ पर हमारे यहाँ चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से होता है, यानी बहुमत कोई सरकार बहुमत में आती है, बीजेपी या कांग्रेस हो तो वो हमारे द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, उनके द्वारा वो बहुमत में आती है, ठीक है। और ये जरूरी क्यों हो जाता है, जरूरी इसलिए हो जाता है, वही अर्थ बताया गया है कि आधुनिक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में बहुत ज़्यादा लोग होते हैं और हर बात के लिए सबको साथ में बैठाकर हम सामूहिक रूप से फैसला नहीं ले सकते, इसलिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। प्रतिनिधि हम भेजे जाते हैं ताकि मान लीजिए 10 लाख की जनता पर एक प्रतिनिधि है तो 10 लाख की जनता वाला एक प्रतिनिधि जो है अपनी 10 लाख की जनता की तरफ से यहाँ पर इनका जो इनकी बात को रख सके, इनकी बात को यहाँ पे आगे बढ़ा सके, इनका जो फैसला ले सके। और अगर ये संभव हो तब भी हर एक नागरिक के पास हर फैसले में भाग लेने का समय, इच्छा या योग्यता या कौशल नहीं होता, इसलिए हमने प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र को अपनाया हुआ है। ये बात यहाँ पे कही गई है कि प्रतिनिधित्व मूलक लोकतंत्र हमने क्यों अपनाया है, उसके यहाँ पे कारण बताए गए हैं, 2 कारण यहाँ पर दिए गए हैं। तो आप यहाँ पर इसमें लिख लेना, ठीक है, सब पॉइंट करके। यह जरूरी हो जाता है क्योंकि, ठीक है, क्यों हो जाता है, इसमें पहला सब पॉइंट ये लिख लेना, ये वाला, ठीक है, और दूसरा सब पॉइंट यहाँ पर ये वाला लिख लेना इसमें। देखिए ऐसे करके लोकतंत्र का जो बेहतर रहता है आगे आने वाली कक्षाओं में आप यहाँ पे जान पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर इसमें और कुछ नहीं है। अब ये चैप्टर आपका ऐसे करके एंड हो जाता है, यानी कि यहाँ पर मेन जो चीज़ें थी वो मैंने आपको नोट डाउन करवा दी हैं।